जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रबनवाज भाई आ गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा उनका इंट्रोडक्शन करवा दूं आपसे। रबनवाज भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है। अच्छा, मेरी आज आपको तस्वीर नहीं आएगी। आई डोंट नो व्हाई देयर इज सम इशू विद द कैमरा। खैर, रबनवाज भाई हमारे बड़े भाइयों की तरह है। हमारा जब पीएमएस 2020 पास हुआ था तो उस वक्त उन्होंने फ्री में मॉक इंटरव्यूज और साइकोलॉजिकल की प्रिपरेशन हमें करवाई थी। सो वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। और उस वक्त से हमारी उनके साथ बड़ी गहरी दोस्ती भी है। और वो हर साल यही चीज़ें करते हैं कि लोगों के लिए फ्री में मॉक इंटरव्यूज, फ्री में उनको गाइडेंस, फ्री में ज्योग्राफी के हवाले से या जिन सब्जेक्ट्स में पॉसिबल हो सकता है उनमें गाइड कर देते हैं आपको। तो आज की इस मीटिंग में हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में अब्दुल्लाह भाई हमें गाइड करेंगे। और उसके अलावा ये है कि अगर मीटिंग दरमियान में बंद होती है तो जिस लिंक से आपने पहले ज्वाइन किया है आप उधर से ही रीज्वाइन कर सकते हैं। और उससे अगली बात यह है कि मेरी तस्वीर नहीं आएगी, लेकिन जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर साथ साथ चीज़ें लिखता जाऊँ। मे बी रबनवाज भाई साथ साथ उसको बोल ना सकें। सो आई विल बी राइटिंग डाउन ऑन द स्क्रीन। तो आप स्क्रीन पे इधर से भी देख सकते हैं और आपको वीडियो उनकी आ रही होगी मेरी आवाज़ पे। और उनकी आवाज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है आप? भाई वालेकुम सलाम। तो करें स्टार्ट। जी जी, स्टार्ट करें। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि यू हैव असिस्टेड अस, और इस हम सेशन को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। और जी एक ब्रीफ सा अपना इंट्रोडक्शन बता के देन वी विल स्टार्ट कि हमने करना क्या है। माई सेल्फ रब नवाज और आई बिलोंग टू पीएमएस 9 एंड करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमेंट। तो आप सब हमारे लिए बहुत काबिल इज्जत हैं, और ये हम तो अपने ऊपर अपने टीचर्स का, अपने साथी का ये कर्ज समझते हैं कि उन्होंने हमें मतलब कि ना उस्मानी साहब जैसे जो मुर्शिद हैं, उन्हीं के फैज़ याब हैं हम, और उन्हीं से अभी भी फैज़ हासिल करते रहते हैं। तो इसलिए सर उस्मानी जैसे लोगों के होते हुए अब हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम उन जैसे अजीम लोगों को, उन जैसे अजीम जो हमारे मेंटोर्स हैं, कि उनको हम अगर पे बैक करना चाहते हैं तो वी हैव टू कंटिन्यू सच सेशंस ना। तो इसलिए कोशिश यही होती है। बस थोड़ा फील्ड की पोस्टिंग की वजह से थोड़ा सा मैं मतलब कि ना वो आउट ऑफ कांटेक्ट भी हुआ, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि इंशाल्लाह वी विल रिज्यूम दिस सेशंस। तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट सेशन है, इसके अंदर हम बात करेंगे अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से। आज सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं आपको अगर मोटिवेशन के हवाले से बात करें, तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है। तो ये जो पासिंग और एलोकेशन की जो रेशियो है ना, ये प्रोपोर्शन है, इससे आपने बाहर निकलना है। क्योंकि जब आप ये सोचेंगे ना तो देन यू विल बी डिमोटिवेटेड, और आप लोग ये समझेंगे कि यार इतने ज़्यादा लोग पास हो गए हैं, इतनी कम सीट्स हैं, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। एक्चुअली यू हैव टू एक्चुअली यू हैव टू गेट ओनली वन। जो आपके पास पोस्ट है ना, आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए। तो ये जो तुक्के तुक्के सुक्के वाली बातें हैं ना, इनसे आप लोगों ने ना बाहर निकलना है। ठीक है। तो आपने मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। Anybody? तो इन चीजों से आपने ना बाहर निकलना है अपना। अब आपने एक फेज जो है उसको आपने क्लियर किया है, एंड नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अदर फेज। तो इसके लिए नो आपको अगेन मतलब कि ना स्टार्ट करना होगा, बिकॉज यू हैव टू विन दिस कंपटीशन एंड यू हैव टू इंश्योर योर प्रेजेंस इन दिस रेस। तो इसलिए एक तो ये भी नहीं सोचना कि आपके, कुछ लोगों को ये भी जल्दी होती है ना कि रिटर्न के मार्क्स का पता करवा लें, कितने मार्क्स है कितने मार्क्स नहीं है। एक तो ये भी चीज आपने नहीं करनी, बिकॉज व्हेन वी वर डूइंग प्रिपरेशन तो उस वक्त हमारे भी काफी दोस्त जो थे, वो बार बार यही बातें करते थे कि यार मैं मार्क्स का पता चल जाए ना, तो इससे हमारा ये हो जाएगा। तो मार्क्स का पता चल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो देन यू आपके पेस स्लो हो जाएगी, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स कम होंगे तो देन क्या होगा कि आपका ये जो लर्निंग फेज है ये डिस्टर्ब होगा। तो आप प्रॉपरली जो है ना वो अपनी प्रेपरेशन जो है ना इंटरव्यू की नहीं कर सकेंगे। तो अब तो अब हम चलते हैं अपने एजेंडाज की तरफ। आज का हमारा एजेंडा ये नहीं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के हवाले से और साइकोलॉजिकल प्रेपरेशन के हवाले से है, इसके ऊपर अभी हमने फोकस करना है। तो आपके जो साइकोलॉजिकल है उसके बेसिकली दो 2 डेज में वो उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक हमारे पास डे 1 और डे 2 है। डे 1 की एक्टिविटीज जो है ये सारी की सारी आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस है उसके हवाले से होगी, और डे 2 की जो आपकी है वो सारी की सारी
आपकी होगी आपके जो इंटरव्यू सेक्रेटरीज के साथ, ग्रुप डिस्कशन के साथ, पब्लिक स्पीच के साथ। तो इसके साथ इस तरह से आप इसको यहाँ पर एक और भी चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं कि आपने अपने साइकोलॉजिकल डे 1 से आपकी ड्रेसिंग को जज करना शुरू कर देते हैं। जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि बस ऐसे ही मतलब कई से ड्रेसिंग में आ जाते थे बड़ी शेप के साथ। इस तरह का आपने नहीं करना। जब आप अपने साइकोलॉजिकल इन रिटर्न के लिए भी जाए ना तो यू मस्ट बी प्रॉपरली ड्रेस्ड। ये नहीं है कि चले आप कोई टाई शाई लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम आप वेल ड्रेस्ड जरूर हो, ठीक है ना। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है। वही लोग होते हैं जो फिर आपके इंटरव्यू जो डे 2 के अंदर भी अपने आपको वो जज कर रहे होते हैं कि इस बंदे की पर्सनैलिटी के अंदर कितनी वेरिएशन है। अगर हम इसके जो रिटर्न पार्ट है अगर हम उसकी बात करें तो रिटर्न पार्ट के अंदर ये कोई 7 या 8 जो मेरे ख्याल में जो टेस्ट हैं वो होते हैं। सबसे जो पहला टेस्ट है वो आपकी बायोग्राफी का होता है। सबसे पहली चीज वो आपसे अपने बारे में के हैं, ये सारी चीजें वो आप अपनी बायोग्राफी के अंदर आप लिख रहे होते हैं। और समटाइम्स वो आपसे एक परफार्मा फिल करवाते हैं, उस परफार्मा के अंदर हर चीज होती है। अब यहाँ पर चंद एक चीजें, एक चीज मैं आपको एक और बता दूं। बाजू का ऐसा होता है कि आप ये चीजें बड़ी कई बार ले रहे होते हैं कि परफार्मा है, ठीक है, बाजू का वहां जाते हुए आपको अपने मैट्रिक का, इंटर का आपको रोल नंबर भूल जाता है, आपका एग्जैक्ट जो मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होते हैं आपको वो भी भूल जाते हैं, ठीक है। तो बाजू का इस तरह की चीजें जो है ना इनके ऊपर आपको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा, ठीक है। और आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें जो है ना वो आपके परफार्मा के अंदर होती हैं। और जब आप इंटरव्यू के अंदर फाइनल इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके पैनल के सामने सिर्फ आपका वो परफार्मा पड़ा होता है। पैनल के सामने आपको कोई मार्कशीट नहीं होती, जस्ट उनके पास परफार्मा होता है और आपके उसी परफार्मे से वो सवाल जो है ना वो आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपके परफॉर्मे की बात करें, यहाँ पर 4 से 5 टेक्निकल चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपने हॉबीज का बताना होता है। दिखने में ये लग रहा होता है कि ये बड़ा आसान सा है हॉबीज, लेकिन बस आपको अपनी हॉबीज को डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा होता है। ये मैं आपको बता दूं। हॉबीज जो भी आप सिलेक्ट करें कम से कम आप वो सिलेक्ट करें जो भी आपकी हैं जिनके ऊपर आपको परमानेंट आपको ग्रिप हो। कि अगर वो आपकी हॉबीज में से कुछ लोग शौक में आके कह देते हैं कि बुक रीडिंग मेरी हॉबी है, ठीक है ना, तो अब वो वहां से आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कौन सी किताबें पढ़ी हैं। और बाजू का ऐसा होता है कि ये अगर आपकी किताबें आपने कुछ 30 35 40 या 50 किताब पढ़ी हुई है और डन तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लें आपको जो भी हॉबीज हैं आपको अपने हॉबीज को प्रॉपरली आपको उसके बारे में रीड करके जाना पड़ेगा। आपको प्रॉपरली उसके बारे में अपने आप को वो करके जाना पड़ेगा, ठीक है, रेडी करके जाना पड़ेगा। हॉबीज के अंदर आपने जरूर मतलब मेंशन करनी है कि जो आप एक्चुअली जो परफॉर्म करो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सिंगिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज है, अच्छा हॉबीज के अंदर आपने अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स है आपने ये जरूर बतानी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट फेवरेट पर्सनालिटीज के ऊपर सवाल आता है। तो फेवरेट पर्सनालिटीज के अंदर आपने कोशिश करनी कि कोई आपकी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जो है ना, ठीक है ना, मतलब कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी वो होनी चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड हो, ठीक है। फेवरेट पर्सनालिटी आपकी अनडिस्प्यूटेड होनी चाहिए, ठीक है ना, और वेल रिनाउंड होनी चाहिए। ये नहीं आप कहें कि मेरा फलां बंदा मेरा वो फेवरेट पर्सनालिटी है और उसके बारे में कोई बंदा जानता ही ना हो, ठीक है। और कोशिश करें कि फेवरेट पर्सनालिटीज के अंदर कोई जो ह्यूमैनिटेरियन जो लोग होते हैं, कोई फिलंथ्रोपिस्ट जो लोग होते हैं, या कोई बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है, इस तरह के जो लोग हैं, ठीक है ना, उनको आपने अपनी एज अ फेवरेट पर्सनालिटी के तौर पे उनको अपने लेके चलना। और फिर जिस आथर की बुक आप बता रहे हैं ना उस आथर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात तो हम ये करते हैं कि हम गूगल से सर्च कर लेते हैं, तो उससे पूछ लेते हैं कि यार बताया कि मैंने फेवरेट बुक कौन सी बतानी है। तो आप फेवरेट बुक के बारे में आप लिख तो बता तो देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको उसके आथर के बारे में पता नहीं होता। और वो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछ लेते हैं कि हाँ जी बताया अगर आपकी ये फेवरेट बुक है तो ये आथर की है, इस आथर की, इसके अलावा कुछ और किताबें बताएं जो आपने पढ़ी हो। तो वहां पर फिर आप चुप हो जाते हैं। तो वहां पर उनको पता चल जाता है कि इस बंदे की बुक रीडिंग की हैबिट कोई नहीं है, ये जस्ट ही इज ट्राइंग टू प्ले विद अस। तो ये बहुत जरूरी है, जो भी किताब लें उस किताब के आथर के बारे में जरूर पढ़ लें। और जो किताब आप फेवरेट अपने कर रहे हैं ना उस किताब के बारे में आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। पूरी किताब ना भी पढ़े तो कम से कम उसके ऊपर जो रिव्यूज पड़े होते हैं आपके गूगल स्कॉलर्स पे उसको निकालें। वहां पे जो आथर के इंटरव्यूज पड़े होते हैं उनको आप निकाल लें वहां से। मुख्तलिफ उसके ऊपर मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स होते हैं आपको वो मिल जाते हैं, आप उनको पढ़ लें। तो मतलब किस तरीके के साथ आप उसको अच्छे तरीके के साथ तैयार करके जाएं। क्योंकि अगर वो आपसे आपकी फेवरेट बुक के बारे में पूछ ले तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मतलब कि ना ये ऐसा ही होगा कि जैसे उसने बाल आपकी कोर्ट में फेंकी है। एंड नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो हेटेड पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं। अब हेटेड पर्सनैलिटी के अंदर कुछ लोग ये कहते हैं कि एकदम नरेंद्र मोदी में हेटेड पर्सनैलिटी, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं करनी है आपने, ठीक है ना। ना कोई इसराइल के नेतन्याहू को उस वक्त कहते थे या जो भी मतलब है ना। हेटेड पर्सनैलिटी आपकी वो होनी चाहिए जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हेटेड पर्सनैलिटी है। फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड हो सकता है, कोई टेररिस्ट हो सकता है जिसने जिसने इंसानियत को मतलब कि ना वो अंडर थ्रेट किया हुआ है। मतलब इस टाइप के जो लोग हैं ना
वो आपके हेटेड पर्सनैलिटी के अंदर होने चाहिए। और हेटेड बुक वो आप देख लें, कोई ऐसी किताब जो सेक्टेरियन वायलेंस को स्प्रेड कर रही हो या एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रही हो, ठीक है ना, इस तरह की जो बुक है वही आपकी हेटेड बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास 4-5 बड़े टेक्निकल से क्वेश्चन होते हैं कि आपके हॉबीज के बारे में पूछते हैं, फेवरेट पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं, आपकी फेवरेट बुक के बारे में, आपके हेटेड पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है ना, आपकी हेटेड आपकी जो मतलब हेटेड बुक के बारे में। तो ये चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे आपके सिबलिंग्स के बारे में होता है। अब सिबलिंग्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि मतलब कि ना कि आप बाजू का तो वहां पर लिखना पड़ जाता है कि आपके वालिद साहब की एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी मदर की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके बड़े भाई की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वहां पर फिर बंदा वो सोच रहा होता है कि यार ये पता नहीं, थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर्ड है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने कोई आपके फादर के या मदर के या आपके जो बड़े बहन भाई हैं या छोटे बहन भाई हैं कि उन्होंने उनके कोई CNIC निकाल कर उनको टैली करना है। लेकिन बाजू का ऐसा होता है कि जब आप अनप्रिपेयर्ड माइंड के साथ जाते हैं ना, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये फिर आपको पेपर वाले दिन कंफ्यूज करती हैं। और जब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं तो देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। फिर आप ओवर कटिंग कर रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि यार मुझे तो ये नहीं पता था, हालांकि इस चीज से उनका कोई कंसर्न नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जस्ट वो आपको देखना चाह रहे हैं कि आप साइकोलॉजिकली और मेंटली आप कितने मतलब फिर वो प्रिपेयर्ड और साइकोलॉजिकली कितना स्ट्रांग है। फिर आपके सिबलिंग्स के खास तौर पे आपको जो पेरेंटल प्रोफेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप में से अगर किसी के पेरेंट्स फार्मर्स होंगे तो पता होना चाहिए कि इस वक्त फार्मर्स की प्रॉब्लम्स क्या है, मसाइल क्या है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर की इशूज क्या है। ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के जो भी आपका पेरेंटल प्रोफेशन है तो उसके हवाले से, अगर किसी का फादर कोई टीचर है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारे एजुकेशन के मसाइल क्या है, टीचिंग के मसाइल क्या है। बट इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा बहुत आपको यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड अबाउट सच थिंग्स ना। तो ये चंद एक चीज होंगी जो आपके वो पर्सनालिटी परफॉर्मेंस को बेसिकली हम बोलते हैं कि जो आपके पर्सनालिटी परफॉर्मेंस से मुतल्लिक होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर चंद चीजें और हैं। अब यहाँ पर समटाइम्स आपकी अचीवमेंट्स के बारे में पूछेंगे कि आपकी लाइफ अचीवमेंट्स क्या है। तो अचीवमेंट ये नहीं है कि मैं जनाब जी कुछ ट्रिप पे गया था और ट्रिप के ऊपर जाके मैंने कुछ मतलब कि ना पिकनिक पिकनिक शिकनिक पे चला गया तो ये मेरी अचीवमेंट है। योर अचीवमेंट मस्ट बी वेल रिनाउंड। अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे अगर आपने कोई कंपटीशन विन किया हुआ है तो वो आपकी अचीवमेंट है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत ज्यादा ऐसी फीमेल्स होंगी कि जो गांव से बिलोंग करती होंगी और हो सकता है ये उनको बता दें। अब उनको क्या पता कि आपके गांव के अंदर कितनी बच्चियां पढ़ी लिखी हैं। आप बता दें कि ये मेरी बड़ी अचीवमेंट है कि आई बिलोंग टू द फार फ्लंग एरिया। किसी भी मतलब फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू चिन्योर, तो चिन्योर से जो बच्ची होगी वो बता दे कि मतलब आई बिलोंग टू फ्रॉम दैट विलेज। फार फ्लंग एरिया है, वहाँ पर पढ़ाई का कोई रिवाज नहीं है, कोई फीमेल लिटरेसी की बात ही कोई नहीं करता। बट दिस इज माई अचीवमेंट कि मैं वहां से निकली हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पे आई हूँ और आज मैं ये द टफेस्ट एग्जाम ऑफ पंजाब प्रोविंस उसको मैंने क्वालिफाई किया एंड नाउ आई एम सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ पैनल। इट मींस कि यू हैव टू फोकस ऑन योर अचीवमेंट्स। वो आपकी स्टडी के हवाले से हो सकती हैं अचीवमेंट्स, आपकी कोई करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से आपकी कोई अचीवमेंट्स हो सकती हैं, या आपके कुछ जो मतलब कि ना आपकी स्पोर्ट्स के हवाले से हो सकती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के हवाले से हो सकती है, कोई भी आपकी अचीवमेंट, या कोई आपने कोई ऐसा कोई काम किया हो कि जिस काम की वजह से लोगों ने आप बहुत ज्यादा आपको रिकॉग्नाइज किया हो और उसके सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट आए हो। अचीवमेंट के ऊपर दो चीज देखनी है। नंबर वन के आपकी पर्सनैलिटी, आपकी अचीवमेंट का आपकी शख्सियत के ऊपर या आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। सेकंड ये देखी जाता है कि आपके अचीवमेंट का लोगों के ऊपर सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ा है, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे हॉबीज की बात कर रहे हैं ना, तो ये सारे लोग कर रहे होते हैं हॉबीज को। कोई कहता है प्लेइंग क्रिकेट, वाचिंग मूवीज, ठीक है ना, गार्डनिंग एंड दिस एंड दैट। ये कोई ये ठीक है मतलब हॉबीज है। बट इफ यू आर डूइंग सच कोई ऐसी कोई हॉबी आपकी कोई ऐसी बताएं यार कि जो आपके कोई सोशल सर्विस को रिफ्लेक्ट करती हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि हमने एक दोस्तों ने मिलकर हमने एक एनजीओ बनाई हुई है जिसके अंदर हम अर्फन के हवाले से या होमलेस पीपल के हवाले से, या आपने कभी फ्लड के अंदर कोई काम किया हो, ठीक है, दोस्तों ने मिलकर कोई डोनेशन कैंपेन हमने लॉन्च की हो, यार कुछ भी ना किया हो, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ आपका मतलब है ना ये नजर आए कि आपकी कुछ ना कुछ सोशल इम्पैक्ट है, सोशल वैल्यू है आपकी। ठीक है ना। आप इस लेवल पे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है। फिर उसके हवाले से फिर आप अपनी मतलब है ना वो स्ट्रांग और वो जो चीजें हैं आप उनको वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक एक चीज पूछते हैं, आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बहुत पूछते हैं। आपके 3 स्ट्रेंथ्स बताएं जनाब और आपके 3 वीकनेसेस बताएं। और ये वो सवाल है जो हर बंदा मतलब कर यहाँ पर कंफ्यूज होता है। स्ट्रेंथ्स बतानी तो आसान काम है। अच्छा, अब स्ट्रेंथ के अंदर आप यही बता दें कि अब स्ट्रेंथ का आपने ये नहीं बताना कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ और मैं ये हूँ मैं वो। स्ट्रेंथ आपने अपनी वो शो करनी है कि जिसका यू, और अगर वो आपको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो आपकी इस जॉब के ऊपर, आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ के अंदर आप यही बात बता दें कि स्ट्रेंथ की वजह से ये है कि मेरी ना मैं बड़ा डेडिकेटेड बंदा हूँ, मैं बड़ा कंसिस्टेंट हूँ, ठीक है ना, मैं बड़ा बड़ा जॉब ओरिएंटेड हूँ,
मैं बड़ा गोल ओरिएंटेड हूँ, ठीक है ना, मैं एक्टिव वर्क पे बिलीव करता हूँ, ठीक है ना, मैं एक मतलब इस तरह का थोड़ा सा मतलब कि ना वो आपने करनी है। वीकनेसेस आपने वो बतानी है कि जो एक्चुअल में आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन वीकनेसेस वो नहीं कुछ बतानी कि जिसका आपके प्रोफेशन के ऊपर या आपके पर्सनालिटी के ऊपर कोई आपका वो हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग वीकनेसेस बताते बताते ऐसी बात बता जाते हैं कि जो ये शो करता है कि यार इस बंदे की ना पर्सनालिटी में कोई गिल्ट है। आपकी पर्सनालिटी में कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक की फोर थिंग्स इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग योर इंटरव्यू। चाहे वो आप साइकोलॉजिकल कर रहे हैं, चाहे वो आपका इंटरव्यू फाइनल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है ना, फ्यूचरिस्टिक रहना है, और हर मतलब कि ना आपने पॉजिटिव इमोशंस की बात करनी है, नेगेटिव इमोशन से आपने बचना है। अब वीकनेसेस वो आप चुनी चाहिए कि जिसका आपकी जॉब के ऊपर, आपके कैरियर के ऊपर, आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि मैं मतलब कि ना कई स्मोकिंग कर लेता हूँ, अब इसको उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं मतलब कि ना जो आपकी जो मॉर्निंग या इवनिंग वॉक जो है, ठीक है, उसके हवाले से मेरे से हो जाती है, या मेरा जो स्लीपिंग या ईटिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हुए रहते हैं, हो जाते हैं। मतलब कि इस टाइप की चीज बताएं कि जिसका आपकी जॉब पे इम्पैक्ट ना पड़े। ये ना बताएं कि मैं जनाब इनकंसिस्टेंट हूँ, ये मेरी वीकनेस है, या आप ये ना बताएं कि मैं जनाब जी लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर यकीन कर लेता हूँ, ठीक है ना, या आप ये कहें कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ये मेरी वीकनेस है। नहीं, बिकॉज यू मस्ट बी एक्सट्रोवर्ट। मतलब कि ना यू हैव टू बी सोशल, क्योंकि जब आप इस तरह की जॉब्स के अंदर आते हैं तो आपको सोशल होना पड़ता है, ठीक है ना। आप फिर गैदरिंग्स में जाते हैं, आपने बड़े बड़े चीजों को, लोगों को फेस करना होता है, पब्लिक डीलिंग होती है आपकी, एक दिन के अंदर 300 400 बंदे से आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, डिफरेंट नेचर के लोग आपके सामने आ रहे होते हैं, उनको आप डील कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें आपने इस तरह से लेकर चलनी है। लेकिन वीकनेसेस आपने बात बताने का मकसद वो है कि वीकनेसेस के अंदर आपने कोई ऐसी चीज नहीं बतानी उनको कि जो चीज ये शो करे कि यार ये बंदा जो मतलब कि ना कि आपको अगर वो करते हैं तो आपकी जॉब के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप ये ना बताएं कि मैं कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ये भी ना बताएं कि मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, ये भी ना बताएं, ठीक है ना, कि मैं मतलब कि अपने काम में इनकंसिस्टेंट हूँ, या मैं बहुत मतलब कि ना वो हूँ, हाइपर हो जाता हूँ, अपने इमोशंस लूज कर देता हूँ, या बहुत आइडियलिस्टिक हूँ। मतलब किस तरह की चीजों से आपने अवॉइड करना है। वो चीजें बताएं कि जिसका आपके प्रोफेशन या प्रैक्टिकल कैरियर के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। अच्छा, अचीवमेंट्स होगी, स्ट्रेंथ्स होगी, फेवरेट बुक होगी, हेटेड बुक होगी, डिस्प्यूटेड आपकी जो फेवरेट पर्सनालिटी, हेटेड पर्सनालिटी, हॉबीज हो गई, सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट जो वो आपसे पूछता होता है ना, वो पूछता होता है कि आपका ये कोई बताए, आपको मेमोरेबल इवेंट बताएं। अब मेमोरेबल इवेंट ऑफ योर लाइफ, इसके अंदर कोई ऐसी चीज बताएं कि जिसके अंदर आपकी कोई ना वो शो के मतलब के ना कोई मतलब के, अब फॉर एग्जांपल कुछ ये वो सवाल है कि जो वो आपसे पूछे ना तो आप उसको अपनी कहानी सुनाएं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस उसने उसने ये सवाल मेरे से पूछा था कि व्हाट इज योर मेमोरेबल इवेंट ऑफ योर लाइफ। तो मैंने बताया कि क्योंकि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से मुझे गोल्ड मेडल मिला था, तो जो कन्वोकेशन का जो दिन था, जब मेरे पेरेंट्स को वहाँ पे एज अ चीफ चीफ गेस्ट के तौर पे उन्होंने वहाँ पर बुलाया हुआ था, और जब मेरे पेरेंट्स के सामने मुझे वो कर रहे थे, तो इट वॉज अ मेमोरेबल इवेंट ऑफ माई लाइफ। तो इस तरह का आपने ना कोई इवेंट जनरेट करना है, ठीक है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई गोल्ड मेडल नहीं है, ये कोई ना कोई आपका लाइफ अचीवमेंट होगी, कुछ स्कूल लेवल का अचीवमेंट होगी, वहां पर आपने ये कहना है कि यहाँ पर आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया हो। कि कुछ लोग कहते हैं मेमोरेबल इवेंट मेरा ये कि जनाब मैं मरी में सैर करने के लिए गया था, अपने दोस्तों के साथ स्कूल का ट्रिप किया था, कॉलेज का ट्रिप किया था, वो मेरा मेमोरेबल इवेंट है। इस तरह की बातें आपने बिल्कुल भी नहीं बतानी। इस तरह की बात बताने का मकसद ये है कि आपको फुल टास्क बाल मिली है और आपने उसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है। ये तो मेमोरेबल इवेंट आपको फुल टास्क है, वहां पर आपको छिक्का लगाना है। तो इसलिए कुछ अगर आपके अचीवमेंट है तो दैट्स वंडरफुल, अगर नहीं भी है तो बना देनी है, ठीक है ना। फिर ये नहीं फॉर एग्जांपल आप ये तो नहीं कह सकते कि मुझे गोल्ड मेडल मिला या मुझे एकेडमिक रोल ऑफ फंड मिला, क्योंकि वो तो डेफिनेटली देन दे विल आस्क यू टू प्रूफ। लेकिन आप फिर स्कूल लेवल पे चले जाएं, कॉलेज लेवल पे चले जाएं, कोई कोई स्पीच कंपटीशन हो रहा था, कोई पोएट्री कंपटीशन हो रहा था, कोई को करिकुलर एक्टिविटी कंपटीशन हो रहा था, उन्होंने मतलब कि ना मैंने वहां पर विन किया और मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ, और मेरे पेरेंट्स को वहां पर बुलाया गया, और वहां पर सारे बंदे मतलब कि ना वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे मेरी एफर्ट्स को इन द फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स। दैट वाज अ वंडरफुल इवेंट ऑफ माय लाइफ। तो मतलब कि इस टाइप की चीजें जो है ना ये आपकी होनी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि आपका कोई इस तरह की बात बताएं कि जो आपका मतलब कि ना बैड इवेंट ऑफ योर लाइफ, मतलब कोई बैड मेमोरी है आपकी जिंदगी की, तो काइंडली वहां पर ये नहीं बताना कि वो जो आपकी नाकामी जो है ना, कि मैं वो सीएससी के पेपर दे रहा था, मैं बीमेंस के पेपर दे रहा था, तो मेरी एलोकेशन ड्रॉप हो गई थी, या मैं रिटर्न रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर सका था, तो ये मेरा वो है। इसका मतलब है कि यू आर स्टक इन योर पास्ट। और इसका ये मतलब है कि यू आर स्टिल बेसिकली पासिंग थ्रू दैट ट्रॉमा, कि आप वो फेलियर से बाहर निकल ही नहीं रहे। बेसिकली तो यही होता है ना कि आपने साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल डेफिनेटली इंशाल्लाह द मैनी ऑफ यू विल जॉइन सिविल सर्विस, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो इसी
में ही आ जाएंगे या सीएसएस में चले जाएंगे, या देयर आर सो मेनी अदर सर्विसेज। जिंदगी मौत यहाँ पर खत्म नहीं होती, ठीक है ना। दिस इज द वे ऑफ योर लाइफ, और इसको जस्ट अपने पार्ट ऑफ गेम समझना है। तो आपकी लाइफ के अंदर बड़ी सारी टेंशन होती हैं। एट अ टाइम यू हैव टू फेस मल्टीपल माफियाज, एट अ टाइम यू हैव टू फेस मल्टीपल प्रेशर्स, और उसके बावजूद फिर आपने परफॉर्म करना होता है। अदरवाइज तो ये है कि फिर तो आप ये कहेंगे कि यार ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया। तो बैड मेमोरी, आपने कोई फेलियर शेलियर वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी। हाँ, ये कह सकते हैं कि आपका कोई किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी, ठीक है ना, आपको उसके साथ बड़ी अटैचमेंट थी, ठीक है, तो ये डेफिनेटली अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये हर किसी के साथ होता है, और हर हर कोई इस फेज में से गुजरता है, ठीक है। इसको आपने यूनिवर्सल ट्रुथ पे डाल देना है कि हाँ वो मेरी दादी अम्मा या दादा अब्बू या नानी अम्मा या नाना अब्बू या मेरे किसी भी मतलब के ना उनकी डेथ हुई थी, तो वो मेरे लिए एक बड़ी एक हार्श मेमोरी है मेरी लाइफ की, लेकिन मैं उससे बाहर आ गया हूँ, ठीक है ना। फिर आपको उसको इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपने बात बताने का मकसद ये है कि बैड मेमोरी के अंदर आपने कोई गिल्ट शो नहीं करना कि आपको जिंदगी का कोई गिल्ट है, ठीक है ना। और ये दोस्ती टूट गई, दोस्ती बन गई, इस तरह की बातें बिल्कुल भी आपने फॉर बिल्कुल भी नहीं करनी। वो कोशिश करेंगे कि आपकी नेगेटिव इमोशंस को आपको बाहर लेके आए, आपके जो अंदर का जो असल जो वो इंसान है वो उसको बाहर लेके आए। आपने कोशिश करनी कि आपने उस बंदे को छुपाना है, ठीक है ना। आपने बड़ा नॉर्मली बिहेव करना है, इतना सच्चा भी नहीं बनना कि आप उसको दिल की बात बता दो, और इतना झूठा भी नहीं बनना कि आप बिल्कुल आर्टिफिशियल नजर आए, ठीक है ना। आपने बड़ा बिटवीन बिटवीन खेलना है, आपने मतलब कि ना आपने बड़ा बैलेंस्ड पर्सनालिटी के तौर पे आपने शो करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस किस तरह के आपसे सवाल करेंगे, या जो उन्होंने हमसे किए, या हमारे कई दोस्तों से किए, या हमारे कई स्टूडेंट से किए, तो वो भी सर वो फिर मैं आपसे बाद में शेयर करता हूँ। तो ये चीजें हैं आपकी बैड मेमोरी, मेमोरेबल इवेंट, अचीवमेंट क्या थी, फेलियर, बिगेस्ट फेलियर आपकी लाइफ का क्या था, ठीक है ना। बिगेस्ट फेलियर के अंदर आप ये आप डेफिनेटली कोई ऐसा देख लें, कोई लेकिन आपका मैं अगेन फिर वही बात करूंगा कि ये कंपटीशन एग्जाम्स के हवाले से ना हो। वैसे कोई हो जाए कि आप ये कहें कि हमारा मतलब कि ना वो एक क्रिकेट मैच था हमारा, मैं लीड कर रहा था, मैं कैप्टन था अपनी स्कूल टीम का, हम जीत सकते थे, ठीक है ना, लेकिन हम नैरो मार्जिन से हार गए। तो हम एक डिविजनल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टीम नंबर 1 बन जाती, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी उस गलती की वजह से हम ये नहीं कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह का मतलब है ना, क्योंकि देखें ये जो पेपर पास हो जाना, पेपर फेल हो जाना, ये जो रूटीन की बातें हैं। तो इस तरह की चीजें बताएंगे जो आपका मतलब है ना, फिर आपको लगे कि उसके अंदर बेसिकली यू आर इन द रेस एंड यू आर इन द कंपटीशन, ठीक है। तो इसके अलावा फिर आपसे सिबलिंग्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, अच्छा आपका ये सारी जो बातें हमने की है ना, ये सारा आपका पर्सनैलिटी पर फर्मा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी वो वहां पर होंगी जो आपने वहां पर प्रैक्टिस करनी होगी। कुछ और भी सवाल होंगे जो आप मतलब कि ना वो कर सकते हैं आफ्टर, मतलब जब हम ये डिस्कशन क्लोज करेंगे तो उसके बाद अगर आपके माइंड में होंगे तो आप भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक आपसे वो ना मुख्तलिफ वो सेंटेंसेस देता है, ठीक है ना। सेंटेंसेस देगा आपसे, और आपको कहेगा कि आप सॉरी वर्ड्स देगा, और वर्ड से कहेगा कि सेंटेंसेस बनाए, और वर्ड सारे नेगेटिव देगा। फॉर एग्जांपल लव, लव की बात करेगा, ठीक है ना। अब लव के अंदर क्या है, मतलब कि ना अब आपने क्या बताना है, लव इज लाइफ है, या लव विद ह्यूमैनिटी है, या इस तरह की बातें, मतलब कि ना फेलियर, एक वर्ड देगा, उस वर्ड से आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। फेलियर मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस तरह का आप बता दें कि आपने नेगेटिव चीज में से पॉजिटिव चीज निकालनी है। स्नेक, स्नैक क्या है, स्नैक एक आपका रेप्टाइल है, ठीक है। लायन एक एनिमल है। मर्डर क्राइम है, समझ आ गई है। थेफ्ट वो भी एक सोशल इविल है, एक क्राइम है, ठीक है ना। आपके पास सेक्स, वो आपके जेंडर है, मेल है या फीमेल है, ठीक है ना। इस तरह से आपके से वो एंगर, एंगर मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। आपने ये कहना है कि एंगर मैनेजमेंट है, ठीक है। आपका अ, अ, और कोई भी वाइन इज अ ड्रिंक है, वो एक ड्रिंक है, ठीक है। बात करने का मकसद ये है कि वो आपसे नेगेटिव इमोशन जो है, गर्ल्स, ठीक है ना। अब गर्ल्स क्या है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पर एक बड़ी मतलब बॉयज हार्ड वर्किंग है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं। फॉर एग्जाम्पल बाजू का तो वो जब में लिख रहे होते हैं तो गर्ल्स, आपका गर्ल्स का लिखेंगे कि ब्यूटीफुल है, बॉयज का लिखेंगे कि हैंडसम है। तो वो जब आप परफॉर्मेंस, वो जब आप स्केटर्स के पास जाएंगे उनको पता चल जाएगा कि यार इस बंदे की इंटेंट क्या है, इस बंदे की सोच क्या है, वो वहां से फिर आपको पकड़ के आपको ग्रिल करेगा। आपने उसको कोई अपना वीक पॉइंट देना ही नहीं है, ठीक है ना। आपने कोशिश करनी है वो जितने भी आपको नेगेटिव इमोशंस, ये सारे नेगेटिव, इसके अलावा और बहुत ज्यादा है, मतलब कि फियर, फियर एक नेगेटिव इमोशन है, फियर ऑफ गॉड, ठीक है ना। लाई,
लाइक झूठ जो है, ठीक है, उसका आप यही मतलब डोंट स्पीक अ लाई, या लाई इज अ बैड हैबिट, मतलब इस टाइप की मतलब है ना। इस तरह की चीजें को आपने, वो लस्ट है, डेफिनेटली लैंग है, लस्ट है, फियर है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है ना, ये सारी आपकी नेगेटिव चीजें जो है ना, ये आ जाएंगी उसके अंदर ना। तो आपने इन्हीं को थोड़ा सा पॉजिटिव वे में शो करना है ताकि आप अपने आप को इससे बाहर निकाल सकें। अच्छा, उसके बाद आपकी एक सेंटेंस कंप्लीशन होती है, एक वर्ड से आपने सेंटेंस, फिर आप बात का आपको ना वो एक एक सेंटेंस देता है, और सेंटेंस के अंदर वो आगे से छोड़ देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल द गर्ल्स आर, आगे वो ब्रैकेट वो लगा देगा, मुख्तलिफ जो मतलब कर एक लाइन लगा देगा, क्या क्या क्या, इसको फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे बेसिकली वो ना, तो आप इसको फिल करें। तो आप उसके अंदर क्या कर लेंगे, गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना, गर्ल्स वर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, इस तरह का कुछ ना कुछ कर लेना आप। बॉयज, मतलब कि ये आपका आएगा इस तरह का मतलब है ना, कि आपको एक बस देगा एक सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एक फिल इन द ब्लैंक छोड़ देगा, और क्या क्या आप इसको कंप्लीट करें। उसको भी आपने इसी तरह से आपने उसको कंप्लीट करना है, कि आप उसको पॉजिटिव वे के अंदर आप उसके कंप्लीशन की तरफ जाए। लेकिन एक चीज की कोशिश करनी है आपने, बहुत ज्यादा आपने आइडियलिस्टिक भी नहीं होना, ठीक है ना, कि ऐसा ही लगे कि यार ये बंदा तो हर चीज के अंदर ही मतलब है ना वो किए जा रहा है, बहुत आइडियलिस्टिक, थोड़ा रहना प्रैक्टिकल है, लेकिन बिल्कुल आपने एज अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी के तौर पे आपने अपने आप को शो करना है, ठीक है। तो एक ये दो दो तीन टेस्ट इस तरह के होंगे, एक वो आपका वो डायग्राम्स वाला होता है, ठीक है ना, ये जो आपका ISSP वाला वो टेस्ट होता है, ठीक है, उसको पिक्टोरियल जो आपकी होती है, ठीक है ना, वो आपने उसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। वो आप कोई भी ISSP के गाइड लेके मतलब, या कोई भी आपको साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के हवाले से कोई भी गाइड लेके उसके अंदर से आपने वो थोड़ा सा वो करना है। अच्छा, इसके बाद जो सबसे जो जो टेक्निकल होता है उसके अलावा जो हमारे पास वो स्टोरी राइटिंग है, पिक्चर स्टोरी राइटिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब पिक्चर स्टोरी राइटिंग, इससे ऊपर एक हम पहले करेंगे कंडीशनल, बस आपको कुछ कंडीशंस देगा, और आपको कहेगा कि ये कंडीशन, और आप इस कंडीशन को आपने वो करना है, कंप्लीट करना है। अब वो कंडीशनल क्वेश्चंस, कंडीशंस क्या होंगी, फॉर एग्जांपल वो ये कहेगा कि आपके पास एक कंडीशन है कि आपको एक बैग मिला है, और बैग के अंदर 50 मिलियन रुपीज है, ठीक है ना, और 50 मिलियन रुपीज है, और आपने उन 50 मिलियन रुपीज को आपने, तो अब कंडीशनल कंडीशनल क्वेश्चन जो है ना, वो ये आपको देंगे कंडीशनल क्वेश्चन। अब कंडीशनल क्वेश्चन फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि आप जा रहे हैं और आपको रास्ते के अंदर एक बैग मिला, और बैग के अंदर 50 मिलियन रुपीज है, और आप उसको इस्तेमाल करें, आप कैसे करेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कंडीशनल क्वेश्चन है। अब क्या करेंगे आप लोग, अच्छा, आप इसके अंदर ना कुछ आपसे वो कंडीशनल क्वेश्चन पूछेंगे, आप कंडीशनल क्वेश्चन के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको ये कहा है कि ये कहेंगे कि जनाब आपको कोई बैग मिला है, पैसों से भरा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। अब कुछ आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं सारी चैरिटी कर दूंगा, ठीक है ना। कुछ आप अब ये देखना कि आप उसको क्या कर सकते हैं, मतलब कि ना अगर तो वो आपको वैसे मिला है, किसी का गिरा पड़ा हुआ था और आपको वहां पर मिला है, तो उसको तो आप चैरिटी नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली कि आप क्या करेंगे कि आप नियर पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगे, और आप वो जो बैग आप उनके हवाले करेंगे कि जनाब ये बैग मुझे यहाँ से मिला है, ठीक है ना, और ये बैग के अंदर इतनी अमाउंट है, और ये बैग इसका जो सही हकदार है उस तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। एक तो इस तरह का ये बन सकता है। एक आपसे ये हो सकता है कि एक बंदे ने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, वो कहता है कि यार ये मैंने आपको दिए हैं, अब नो इट्स अप टू यू कि आप उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, ठीक है ना। तो अब ये कुछ आप में से ऐसे में जगह मैं सारी चैरिटी कर दूंगा, तो इसका मतलब है कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही, इसको तो कल को हम किसी ऐसी जॉब पे बैठाएंगे, तो ये तो अपनी सारी चीजें जो चैरिटी पे लगाता रहेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, देन यू विल यूज इट। हाँ, ये नहीं करेंगे कि आप ये कहेंगे सारे मैं अपनी जात के लिए इस्तेमाल करूंगा, आप कहेंगे कि ठीक है मैं कुछ पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स लगाऊंगा, कुछ मैं चैरिटी कर दूं, कुछ मैं अपने पर्पज पर्सनल जो पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करूंगा, और कुछ जो है वो उसके मैं कुछ पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करूंगा। अब पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स जब आप लॉन्च करेंगे, या ये वो सवाल है जो आप उसको दाना फेंक दिया है, ही विल पिक दैट, उस दाने को वो उठाएगा, और आपसे पूछेगा अच्छा जी पब्लिक वेलफेयर क्या होती है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाएंगे। अब यहाँ पर आपने उसको गेम डालनी है, ठीक है, जब वो ये कहेगा कि अच्छा कौन से पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स आप लगाएंगे। अब जो आपकी स्ट्रॉन्ग जोन्स है, अगर आपको ये लगता है कि मेरी स्ट्रॉन्ग जोन यार ये है कि मैं अपने मतलब के ना उसको एजुकेशन में लेके जा सकता हूँ, या आपकी कोई वाटर क्वालिटी के हवाले से आपने कोई रिसर्च की है, तो आप कह दें कि जनाब वो बहुत सारी जगहों पर ऐसा है कि पीने का पानी पाकिस्तान का खराब है, तो वहां पर मैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगवा दूंगा कि ताकि वाटर की क्वालिटी बेहतर हो जाए, आप उसको वाटर की तरफ लेके चले जाएं। किसी जगह पर आप ये कहेंगे कि कोई एजुकेशन के हवाले से, कोई हेल्थ के हवाले से, मुख्तलिफ कोई वीमेन स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से, वीमेन स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से, चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से, मतलब कि आपके पास यू हैव मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, जहां पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको फिर आपने इस पैटर्न से इस्तेमाल करना है कि आपने उसको अपनी स्ट्रेंथ्स में लेके आना है, अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स में लेके आना है, ठीक है। अब यहीं से कोई ना कोई आगे वो पिक करता जाएगा, और आप उसको अपनी मर्जी से जो है ना। और एक चीज आप हमेशा याद रख लें
इंटरव्यू में सवाल का ड्रॉप हो जाना, इट डजेंट मैटर। ये आप बिल्कुल क्लियरली लिख लें अपने दिमाग के अंदर, बिठा लें ये चीज, ठीक है ना। कुछ लोग आपको ये कहेंगे यार, अब जब जाते हैं ह्यूमन साइकी, आप जाएंगे 2-4 सवाल आपके ड्रॉप हो जाएंगे, आप वहीं पे ही अपना जो टेम्परामेंट लूज कर देंगे। और वो ये चाहेगा आपसे कि आपका टेम्परामेंट लूज हो, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो, और वो देन वो आपको ग्रिल करे। आपने ये करना है कि आपने अपना टेम्परामेंट कभी लूज नहीं होने देना, ठीक है ना। सवाल ड्रॉप हो जाए या डजेंट मैटर, सवाल मैटर ही नहीं करता। आपके सामने आपके कई कोलीग्स, अब जब 2020 की मतलब कि हम वो बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो 2020 में हमारा मेरा स्टूडेंट है अरसलान, ठीक है ना, तो डॉक्टर अरसलान, तो अरसलान मेरे पास आया। एट दैट टाइम आई वाज पोस्ट इन सेक्रेटरी। मुझे कहता है कि सर मेरा बहुत इंटरव्यू खराब हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है? वो कहता है सर मेरे बड़े ये सवाल ड्रॉप हो गए हैं, और इसकी वजह से मतलब कि ना मेरे जो तो एमबीबीएस का सवाल ड्रॉप हो गए सर, तो मेरा तो कुछ भी नहीं बनेगा। और बिलीव भी, मैंने उसे उसी दिन ये कहा था, मैंने कहा था यार तू लिख ले, इंशाल्लाह यू विल बी अमंग टॉपर्स। आप उससे पूछ भी सकते हैं। वो मुझे लगा कि सर यू आर द ओनली पर्सन जो मुझे ये बात कह रहे हैं, मुझे सारे लोग ये बात कर रहे थे कि आपका कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो देन ही गॉट 4th पोजीशन। तो मतलब ये बात करने का मकसद ये है कि ये सवाल हमारे भी कई कोलीग्स ऐसे थे, ठीक है, जिनके बड़े सवाल ड्रॉप हुए। कई ऐसे थे कि जिनका इतना आउट ऑफ द, वो कहते हैं कि हमारा एक सवाल ड्रॉप एक भी नहीं हुआ, लेकिन दे कुड नॉट गेट एलोकेशन। आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसलिए आपने ये चीज तो हमेशा जेहन में याद रखनी है कि आपका क्वेश्चन का ड्रॉप हो जाना इट डजेंट मैटर, लेकिन आपका टेम्परामेंट का लूज हो जाना इट मीन्स अ लॉट। ये क्राइम है इंटरव्यू के अंदर कि अगर आप अपना टेम्परामेंट, अपना कॉन्फिडेंस, अपना अगर वो अप डाउन कर गया है ना, दैट इज क्राइम। सवाल बेशक आप सारे के सारे भी ठीक बता के आ जाएंगे ना, और वो मैं बताऊंगा कि हाउ यू हैव टू बिहेव। जब आपको सवाल आता हो तो कैसे बिहेव करना है, जब सवाल ना आता हो तो कैसे आपने बिहेव करना है। अच्छा, ये हम आपको कंडीशनल क्वेश्चंस की बात बता रहा था। एक और कंडीशन वो दे रहा होता है कि फॉर एग्जांपल जा रहे हैं जनाब, और रास्ते के अंदर एक एक्सीडेंट हो गया है, या एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट के वक्त आप क्या करेंगे? ये कंडीशनल क्वेश्चन दे जस्ट लाइक जैसे आपके वो सीसेस के अंदर आपकी होती नहीं है वो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप का है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले कि जब आपके पास क्या, आप कुछ लोग कहेंगे कि हम वहां से गुजर जाएंगे, ठीक है ना, कुछ कहेंगे कि हम 1-5 पे कॉल करेंगे। मतलब एक्सीडेंट हुआ है तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक्सीडेंट के वक्त आपने सबसे पहले रेस्क्यू को कॉल करनी है। अगर मोटरवे के ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तो देन यू हैव टू कॉल मोटरवे पुलिस। अगर रोड साइड एक्सीडेंट हुआ है तो यू हैव टू कॉल द रेस्क्यू। देन यू हैव टू कॉल द 1-5 कि यार यहाँ पर ये मसला बना है, इसको आके आप देख लें, ठीक है ना। मुख्तलिफ जो आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं आपने उनको बताना है। फॉर एग्जाम्पल कभी ये वो कहते हैं कि आप जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, और एक जनाब बंदा जो है ना वो इंजर्ड हालत में पड़ा हुआ है, वाउंडेड पड़ा हुआ है, मर रहा है, ठीक है ना। तो उस वक्त आप क्या करेंगे? तो कुछ ये कहेंगे कि ठीक है जी, हम उसको उठा गाड़ी में बैठाएंगे और गाड़ी में बैठा के नियर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। भाई हो सकता है कि दैट माइट बी अ ट्रैप फॉर यू। इसका मतलब है कि यार ये बंदा दिमाग से सोचता ही नहीं है, ठीक है ना। ये आपका काम नहीं है, यू आर नॉट डूइंग अ पब्लिक सर्विस। कि आपकी कोई गाड़ी, आपकी प्राइवेट व्हीकल, कोई एम्बुलेंस नहीं है, तो आप लोगों को उसके अंदर बैठा के आप हॉस्पिटल में पहुंचाए। हाँ, आपने ये कहना कि मैं ये करूंगा कि अगर मेरे सामने इस तरह का केस होगा तो देन डेफिनेटली आई विल कॉल रेस्क्यू 1122 बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड सर्विस एंड दे विल रीच ऑन द स्पॉट विद इन 7 मिनट्स मैक्सिमम उनका टाइम होता है, ठीक है। तो वो उतने टाइम में, जितने टाइम में आपने उसको वहां पर बैठाना है, बैठा कर हॉस्पिटल में लेके जाना है, ठीक है ना, तो इतनी देर में तो रेस्क्यू वाले खुद वहां पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब वो यहाँ पर आपको काउंटर भी करेगा जब इंटरव्यू के अंदर जाएंगे कि यार ये तो फिर आप मतलब कि आपका ना तो कोई ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत ग्रिल करने की कोशिश करेगा। तो आपने ये कहना है कि सर हो सकता है किस तरह के बड़े इंसिडेंट्स होते हैं, हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है कि वहां पर कुछ लोगों ने किसी को वो एक्टिंग कर रहा हो इस तरह की, और उसके पीछे कुछ चोर या कुछ वो डकैत वगैरह बैठे हुए हों, और वो इस, और मेरे साथ फैमिली हो, मेरे साथ पैसे हो, मेरे मेरे पास चीजें हो, तो जो वो मेरे लिए मेरी अपनी लाइफ को वो जो है ना वो इंडेंजर कर सकती है। तो मतलब कि इस तरह के वो कंडीशनल क्वेश्चंस वो आपसे जरूर पूछेगा, ठीक है। कभी कभी आपसे वो ये पूछेगा कि आप मतलब कि ना जब हम थे मतलब वो, अच्छा कभी वो कहेगा कि आप, एक मॉब है तो आपने मॉब को कैसे काउंटर करना है, ठीक है ना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो मतलब कि ना देखें कि आपने एक चीज, वो कोशिश करेगा कि आपसे आपको इतना वो स्नब करे, इतना वो इरिटेट करे कि आपको गुस्सा वो दिलाने की कोशिश करेगा। बट यू हैव टू एक्ट वेरी कूल एंड काम। आपने अपने सेंसेस वो नहीं आपने करने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहेगा कि यार इस तरह का मसला है कि कोई एक मॉब है और मॉब जो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और इसका मतलब कि मॉब जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है, और आप उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि आपने डेफिनेटली ये सारे काम करने होते हैं फील्ड में जाके। तो देखें फिर आप बताएंगे उसको कि हम हमारे ये मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। सबसे जो पहला एस्पेक्ट है, जो सबसे पहला एस्पेक्ट हमारे पास है, पहला एस्पेक्ट हमारे पास मॉब मैनेज करने का होता है आपका नेगोशिएशन स्किल्स। फिर आपने क्या करना होता है, लोगों के साथ बातचीत करनी होती है, फिर लीडर्स के साथ बात करनी होती है, फिर लोगों लोगों को आपने लोकली मैनेज करना होता है। वहां पर मतलब क्या ना इधर उधर से लोगों को
आपने लोकली लोगों को मैनेज करना होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप मतलब के ना, फिर एक होता है अगर आप लोकली भी मैनेज नहीं हो रहे, बातचीत भी आपकी नहीं सुन रहे, बात करने पर राजी भी नहीं है आपके ऊपर, तो फिर आप क्या करते हैं कि फिर आप अपनी स्पाइंग करते हैं। आप अपने ऑफिस के कुछ लोगों को उस मॉब के अंदर भेजते हैं, ठीक है ना। और मॉब के अंदर जाके लीडर्स ऑफ द मॉब के बारे में, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मॉब जो है, उनको वो उनका वो माइंड मेकिंग करते हैं कि यार ये लोग तो इधर बैठे हुए हैं, ये दफ्तरों में जाएंगे, वहां पर अपना करेंगे, मतलब कहना चाय चाय पियेंगे, उनके साथ एग्रीमेंट करेंगे, उनको पैसे पैसे लेंगे, भाग जाएंगे, और आप लोग हैं यहाँ पर जलील हो रहे हैं। फिर बाकी समझ आ रही है, मतलब इस टाइप की ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं विच यू हैव टू प्ले, ठीक है ना। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, अब कुछ मैं आपको अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो लास्ट डेज के अंदर यहाँ पर हमारे पास किसान इत्तेहाद वालों ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया, पूरे पंजाब के सारे सदर सदर उनके सारे पूरा प्रोटेस्ट वहाँ पे, मतलब कि ना हमारे पास जिधर मेरी पोस्टिंग है यहाँ पर हमारे पास एक एरिया सियाल बोंडा, वो वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, रोड ब्लॉक कर दी, 2-3 घंटे रोड ब्लॉक रही। आई वॉज देयर, माई ASP वॉज देयर, और हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनके साथ बातचीत करें, बट दे वर नॉट इन द पोजीशन कि वो हमसे बात करें। वो कह रहे थे कमिश्नर है, DC है, हम उनसे बात करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम किस तरीके के साथ इनको कन्विंस करें, ठीक है ना। और जो पुलिस वालों का अपना एक मिजाज होता है, वो कोशिश कर रहे थे कि सारा आप हमें बस ऑर्डर करें, आप हमें कहें, हम अभी इनको पकड़ के अंदर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो बट बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर होते हुए, यू हैव टू सी सो मेनी थिंग्स। अब बिलीव मी कि मैंने वहां पर क्या किया, मैंने कहा कि यार देखें, मेरा DC साहब यहाँ पर नहीं है, हालांकि मुझे पता था कि वो ऑफिस में थे। मैंने कहा कि यार वो तो हाई कोर्ट गए हुए हैं और मेरा उनसे रब्ता नहीं हो रहा, उनका सिग्नल नहीं चाह रहा है, उनका नंबर नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। अच्छा, तो फिर कहने लगे कि चलो कमिश्नर साहब आए। मैंने कमिश्नर साहब तो यहाँ पे है नहीं, कमिश्नर साहब तो CM साहब की मीटिंग में है। ठीक है, हाँ मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ कि मैं आपकी मीटिंग अरेंज करवा सकता हूँ, आप मॉब खत्म कर लें, ठीक है ना। मतलब कि वो मेरी बातों में आ गए, उन्होंने कहा कि चलें ठीक है। मैंने कमिश्नर साहब को बताया भी नहीं, डी साहब को बताया भी नहीं है, ठीक है ना। मैंने कहा कि बस ठीक है, मैं कमिश्नर साहब से मीटिंग अरेंज मेरी हो गई है, आप लोग इस मॉब को यहाँ पर खत्म करें। मॉब खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि हाँ जी आप हमें लेके जाए। मैंने कहा आज नहीं, हम आपको कल लेके जाएंगे और कल मैं आपको मीटिंग प्लान करवा दूंगा। जब मॉब डिस्पर्स हो गया, हमारा तो मकसद ये था, ठीक है ना। अब कल मीटिंग हुई, या 2 दिन बाद हुई, या 4 दिन, बस रूटीन के साथ हमने उनकी मीटिंग बाद में अरेंज करवा दी, लेकिन हमने वहां पर उनको मैनेज कर लिया। इस तरह के साथ अभी मुहर्रम के अंदर हम हमारे साथ ये हुआ कि मुहर्रम रूट में, अब ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि फॉर एग्जाम्पल मुहर्रम रूट है, 2 मुख्तलिफ सेक्ट हैं, मतलब कि सेम टाइम में एक जुलूस ने गुजरना था एक बाजार से, और सेम उसी बाजार के अंदर एक मस्जिद थी आपकी, ये जो सेक्ट है हमारा, ये जो TLP वाले, इनकी मस्जिद थी। जुम्मे का टाइम और जुलूस का टाइम आपस में वो कन्वर्ज कर गया, ठीक है। अब ये दिस वाज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन कि यार अब ना वो मौलवी मौलवी को कैसे समझाएं, इनको कैसे समझाएं, ठीक है ना। तो प्रोसेशन वालों को भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेशन का एक टाइम होता है, वो टाइम आप 5 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ठीक है ना। और मौलवियों को कौन समझाया कि यार अब जुम्मे की नमाज लेट कर लें। लेकिन बड़ी तरीके के साथ आपने इस तरह की सिचुएशन को आपने हैंडल करना होता है, बट अलहमदुलिल्लाह वी मैनेज्ड इट। और हमने जुम्मे की नमाज लेट करवाई, हमने कहा कि ठीक है यार 10 मिनट नमाज आप लेट कर तक प्रोसेशन यहाँ से क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। और हो गया। तो इस तरह की चीजें जब आप फील्ड में जाते हैं ना, तो ये सारे वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो वहां पर आपसे कंडीशनल सवाल पूछ रहे होते हैं ना, तो ये सारे कंडीशनल सवाल आप बेसिकली आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आप सर्विस में आते हैं, तो आप ये सारी चीजें फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बात करने का मकसद ये है कि यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशंस, यू डोंट क्रिएट द प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को वो कहते हैं कि नहीं यार आपने सब कुछ कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बातचीत भी कर ली, मॉब खत्म ही नहीं हो रहा, मॉब आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे। अब कुछ हमारे दोस्तों ने ये कह दिया कि जनाब हम गोलियां चलाएंगे, लेकिन गोलियां उनके टांगों में मारेंगे, ठीक है ना। अब वहां पर उनको लोगों को इंटरव्यू में फेल कर दिया। और कीप वन थिंग इन योर माइंड, इंटरव्यू में फेल वो बंदा होता है जो बंदा साइकोलॉजिकल में कोई ना कोई इस तरह का ब्लंडर करके आता है, इंटरव्यू में वो फेल होता है। हालांकि इंटरव्यू में बड़े अच्छे लोगों के होते हैं, लेकिन इंटरव्यू में जब रिजल्ट आता है तो वो फेल होते हैं। उसका मतलब ये कि बंदे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट ठीक नहीं थी, और स्कैट्रिस्ट ने उसके बारे में लिख के भेजा था कि ही इज नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। इसलिए आपने साइकोलॉजिकल को इतना लाइट नहीं लेना, ठीक है ना। और इतना सर पे भी सवार नहीं करना कि आपका मेन इंटरव्यू सफर करे। बस ठीक है, आप इसको एज अ रूटीन के तौर पर आप इसको लेकर चलें, लेकिन इसको बिल्कुल ये नहीं कहना कि ठीक है मैं तो वहां जाकर ये कर लूंगा, नहीं होगा ये। आपको यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। लेकिन आपने किसी भी सूरत हाल में आपने फायरिंग की तरफ जाना ही नहीं है। आपका लास्ट रिजॉर्ट जो होगा ना, वो आप कहेंगे कि वाटर गन्स है या वाटर कैनन है, और वाटर कैनन के साथ वो आप डिस्पर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। रबड़ बुलेट सबसे आखिरी वाला है, लेकिन आपने उस साइड पे बिल्कुल मिल जाए, टीयर गैस भी आपका आखिरी होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन किसी भी सूरत हाल में वो आपको जो मर्जी कर लें, आपने कहना कि अब आपके पास अख्तियार ही नहीं है, ठीक है ना। कि एक बीइंग असिस्टेंट कमिश्नर आप नहीं किसी को कह सकते कि जनाब आप इनके ऊपर जो है ना वो गोलियां चला दें, ये कर दें। आपने कहना कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पुलिस,
ठीक है ना। आपका बात तो ये है कि आपने उनके साथ बस नेगोशिएशन करनी है, मॉब मैनेज करना है, ठीक है ना, मुख्तलिफ अपनी जो स्किल्स को डेवलप करके। मुहर्रम के हवाले से मैंने आपको बता दिया। इस तरह का सूरत हाल होगी तो आप दो चीजें करेंगे। आप टाइम, अगर फॉर एग्जांपल एक टाइम क्लैश कर रहा है और आप उनका टाइम चेंज कर देंगे, 10-15 मिनट आगे नीचे पीछे कर देंगे, बाजू का तो वो कहते हैं कि नहीं जनाब वो तो टाइम, वो कहते हैं कि हमने करना ही नहीं है, मतलब अब टाइम तो चेंज कर ही नहीं सकते हम, ठीक है ना। तो दोनों बजिद है कि नहीं हो सकता ये। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना होता है कि फिर आपने उनके रूट चेंज कर देना है। आपने कहना है कि ठीक है फिर हम ऐसा करेंगे, हम उनका रूट चेंज कर देंगे, ठीक है ना, कि एक एक मतलब कि ना एक साइड से गुजर जाएगा, दूसरी साइड से गुजर जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह की बड़ी चीजें होती हैं। क्योंकि ये मुहर्रम अभी गुजरा है तो हम अब मेरे अपने तफसील के अंदर 9 मुहर्रम वाले दिन, जुम्मे के दिन, बरेलवियों की मस्जिद को देवबंदी ने ताला लगा दिया। वो कहने लगे कि देवबंदी जो है कि यहाँ पर तो जुम्मा हमने पढ़ाना है, ठीक है ना। तो 9 मुहर्रम था, जुम्मे का दिन था, और इस तरह के इशू का हाईलाइट हो जाना तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन हमने बड़े तरीके के साथ उनको बुला के, मौलवी साहब को बुला के हमने कहा कि ठीक है हम ये कर लेते हैं, बस 10 कल का दिन गुजर लेने में, ठीक है ना। तो वो बहरहाल यू हैव टू प्ले द डिप्लोमेटिक रोल ना, तो हमने उनको कर लिया। अब 10 मुहर्रम कब गुजर गया, अब हमारे पास वो आए भी, तो हमने उनको बात क्यों सुननी है, ठीक है ना। वो जिनके पास है मस्जिद, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, वही उसको लेकर चलेंगे। तो मतलब किस तरह की चीजों को आपने बड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करना होता है, ठीक है। इस तरह के कंडीशनल सवाल आपसे वो पूछेंगे। बात बात ये कहेंगे कि जनाब आप एक आप इचरा बाजार के अंदर है, फैमिली आपके साथ है, कुछ ओबाश किस्म के लड़के जो हैं वो वहां पे आवाजें कस रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप लोग, आपने ये नहीं कहना कि मैं पकड़ के उन लोगों को वो करना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना, उनको वो, ठीक है, उनके साथ कोई मतलब हाथापाई हो जाएगी, इस तरह की बातें बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, ठीक है ना। आपने ये कहना है कि ठीक है मैं उनको इग्नोर करूंगा, ठीक है ना। वो कहेंगे कि यार किस तरह के आप भाई हैं, आपके साथ बहन है और आपकी बहन के परवाजे कस रहे हैं और आप अजीब आदमी है कि आप कह रहे हैं कि मतलब, तो आपने कहना है कि ठीक है सर, हम वो जगह ही छोड़ जाएंगे, हम वहां से निकल जाएंगे, हम वो बाजार ही छोड़ देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन आपने ये नहीं शो करना कि नहीं मैं तो उनको पहले समझाऊंगा। अब वो है ही इस टाइप के, वो आपकी बात क्या सुनेंगे। अब ये सवाल उन्होंने हमारे दोस्त से किया, ठीक है ना। उसने कहा कि हम उनको, मेरे से भी किया, बल्कि ये हर दूसरे कैंडिडेट से करते हैं, ठीक है ना। हमारे तो उनको यही कहा कि ठीक है जनाब हम तो वहां से निकल जाएंगे, ठीक है ना। वो बात सुनने की मूड में नहीं होंगे, वो कहने लगे कि नहीं यार आप बड़े अजीब आदमी है कि आपकी बहन के साथ ये कर रहे हैं और आप ये। मैंने कहा कि ठीक है सर जो भी है, लेकिन ये कि मैं उनके साथ किसी भी तरह का मतलब कि वो नहीं करूंगा, तो मैं वो बाजार ही छोड़ दूंगा, मैं कहीं और चला जाऊंगा, ठीक है ना। वो एक दिन कहते नहीं मैं उनसे बातचीत करूंगा, उन्होंने कहा कि वो बातचीत से नहीं बात मान रहे यार, वो आपको और गालियां निकाल रहे हैं। वो कहने लगा कि नहीं मैं लोगों को कहूंगा, वो कहकर लोगों की बात नहीं मान रहे, फिर क्या करेंगे। तो फिर उसने कहा कि जो मुझसे हो सका मैं वो करूंगा। The person got 783 marks in written, but he was failed in the interview। ठीक हो सकता है कि उसके इस तरह की एक मतलब कि ना वो जो स्लिप ऑफ टंग थी या इस तरह की जो बात थी, वो उसको मतलब कि ना वहां से बिल्कुल फेल करा गई। तो इस तरह की चीजों को आपने बड़े तरीके के साथ करना होता है। कभी कहेंगे कि आप फैमिली के साथ हैं, आप किसी के साथ हैं, तो आप मतलब कहना किसी पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, वहां पर लड़के आपको तंग कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे। तो आपने यही कहना है कि भाई हम वहां से ना सिक्योरिटी को बुलाएंगे कि ये मामला है, अगर वो अगर नहीं आएंगे तो हम वहां से वो जगह छोड़ जाएंगे। मतलब बेहतर ये है कि मतलब कि आपने कहना है कि आपने वहां से निकलने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। आपने कहीं भी किसी भी तरह पे आपने अपने एंगर शो नहीं करना, टेम्परामेंट लूज नहीं करना, अगेन एंड अगेन मतलब आई एम फोकसिंग ऑन इट कि आपने टेम्परामेंट लूज नहीं करना। अगर टेम्परामेंट लूज कर दिया तो दे विल पनिश यू, ठीक है ना, और आपने वो नहीं करने देना। अच्छा फिर वो बात आपसे करेंगे, कहते हैं ये बताएं आप लव मैरिज पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, और समझ आ रही है, इस तरह की बातें आपसे बहुत ज्यादा करेंगे। तो देन अगेन आपने ये कहना है कि आपने ये लव मैरिज की बात करनी ही नहीं है। आपने कहना है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आई बिलीव इन द अरेंज मैरिज, ठीक है, बस जान छुड़ाएं उनसे। अगर आपने ये कह दिया कि जनाब हाँ जी मैं लव मैरिज पे बिलीव करता हूँ, फिर वो कह बताएं जनाब किस तरह की लड़कियां या लड़के आपको पसंद है, क्या लड़कियां या लड़कों के अंदर क्या चीजें आप देखते हैं, कौन सी वो चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है। फिर इस तरह की ऐसा वो आपको फंसाएंगे कि आपको वहां से निकलने मुश्किल हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये है कि उस मुसीबत में फंसने से बेहतर ये है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दें कि नहीं यार आई बिलीव इन द अरेंज मैरिज बिकॉज आई नेवर डिसोबे माय पेरेंट्स, सो आई बिलीव व्हाट माय पेरेंट्स विल डिसाइड दैट विल बी गुड फॉर मी। तो इस टाइप की बातें कर के आपने निकलने की कोशिश करनी है। साइकोलॉजिकल जितना आपको छोटा होगा ना, जितना आपका कम होगा, बिलीव मी उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना आप साइकोलॉजिकल को ड्रैग करेंगे ना, जितना लंबा करेंगे, जितना खींचेंगे अपने साइकोलॉजिकल इंटरव्यू को, उतना वो आपसे इस तरह की बातें वो निकलवा लेंगे जो चीजें आपने अंदर छुपाई होंगी। लेकिन मैं अगेन आपको ये बात बताऊं कि इनके सामने सच्चा बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, तो स्कैटर्स के साथ झूठ बोल लेना चाहिए, ठीक है ना। तो इतना वो नहीं सच्चा बनना, सच्चार आपने नहीं बनना कि जो आपका कैरियर और आपका फ्यूचर और सारी चीजें आपकी जो है ना वो उनके ऊपर वो क्वेश्चन मार्क लगा दे। तो आपने कोशिश करनी है कि आपके अंदर वाला वो जो है ना वो इंसान उसको अपने छुपा के रखना है।
कि इस तरह की बातें, इस तरह के इमोशंस आपने उन पर रिफ्लेक्ट नहीं होने देने, बिल्कुल नहीं होने देना है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर बाकी मतलब कि ना ये कंडीशनल क्वेश्चंस की हमने बात की, इस टाइप के काफी क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चंस हैं जो वो आपसे रिटर्न में भी पूछ सकते हैं और आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं। जब वो योर इंटरव्यू विद द स्टैटस होता है उसके अंदर भी ये सवाल आपसे किए जा सकते हैं, और भी होंगे। बाकी आप लोग जो ग्रुप के अंदर ऐड हैं, अगर आप लोगों के जिन के अंदर कुछ इस तरह के सवाल आए तो आप वहां पर वो बता दिया करें, तो देन आई विल गेट द टाइम, सो डेफिनेटली आई विल सेंड यू अ वॉइस। इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करेंगे। बाकी माशाल्लाह आप सारे बड़े कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारा ग्रुप है इसके अंदर ये हमने 2020 में बनाया था, जैसे उसके कल्याण ने स्टार्ट में बताया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हर साल जब CSS या PMS का रिजल्ट आता है तो माशाल्लाह बड़े हमारे यहाँ से जो हमारे भाई, हमारे मतलब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मतलब के यहाँ से निकलते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज अ प्लेटफॉर्म, वी आर लाइक अ फैमिली, और आप सारे मेरे लिए बहुत ज्यादा काबिल इज्जत है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आपका ये स्केल्ट्रिस, अच्छा इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज पिक्चर स्टोरी राइटिंग है। पिक्चर स्टोरी राइटिंग दिस इज द, मैं ये समझता हूँ कि आपका पूरा साइकोलॉजिकल एक साइड पे, पिक्चर स्टोरी एक साइड पे। अब पिक्चर स्टोरी के अंदर अगेन वो कोशिश करेगा कि आपको कोई नेगेटिव चीज दिखाए और आपने उस नेगेटिव चीज में से कोई पॉजिटिव चीज दिखानी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी तस्वीरें आपको वो गूगल पे मिल जाएंगी, आप लोग वो शेयर भी करना ग्रुप के अंदर, मैं बता भी दूंगा कि यार इसका ये मामला है। लेकिन 5-6 चीजों के ऊपर यू हैव टू फोकस। सबसे पहले पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर प्लॉटिंग है। आपने एक एक स्टोरी बिल्ड करनी है। स्टोरी बिल्ड कैसे करनी है? फॉर एग्जाम्पल एक वो बड़ी सी अजीब सी स्टोरी होती है, वो लड़के ऐसे चोरी कांटों के साथ वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं और इस तरह का मतलब कि ना वो नजर आ रहा होता है, इस टाइप कोई ना। कभी वो एक वो बड़ी उदास बैठी होती है, एक बुढ़िया बड़ी उदास सी बैठी होती है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो अपने ख्यालों में गुम है और पास्ट में गुम है और इस तरह का मतलब के ना। तो ये वो चीज़ है, वो ना वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले पिक्चर स्टोरी राइटिंग के अंदर सबसे पहले जो चीज़ है वो आपकी प्लॉटिंग है। आपने अपनी एक स्टोरी बिल्ड करनी है। स्टोरी बिल्ड करते वक्त आपने वो देखना है, स्टोरी बिल्ड करते हुए आपने 4-5 पे फोकस करना है। आपकी स्टोरी के अंदर हमेशा एक होप नजर आए, कंपटीशन नजर आए, अचीवमेंट नजर आए, रिकग्निशन नजर आए, ठीक है ना, और पॉजिटिविटी नजर आए, ठीक है ना। सैडनेस नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, चाहिए कोई आपका कोई थ्रेट नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कोई डिसअपॉइंटमेंट नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा अब फॉर एग्जांपल, अच्छा ये सबसे पहले ये चीज। दूसरी ये आपने फिर उसके अंदर करेक्टराइजेशन करनी है स्टोरी के अंदर। जो आपकी विजिबल करेक्टर्स होंगे, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी कि अच्छा ये एक बुढ़िया है, ये एक बच्ची के साथ खड़ी हुई है, ये एक बंदे के साथ खड़ा हुआ है, वो जब स्टोरी पिक्चर्स देखेंगे हम उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। और करेक्टराइजेशन के अंदर अब ये करना है कि आपने उनको फर्जी नाम देने हैं कि ये फलान, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इस तरह का आपने वो करेक्टराइजेशन करनी है। ये भी जरूरी है। करेक्टराइजेशन से स्टार्ट करके फिर आपने उनका आपस में, ठीक है ना। तो इसके करेक्टराइजेशन के अंदर आपने मुख्तलिफ जो उसके हैं मतलब कि ना नेम्स हैं या मुख्तलिफ करेक्टर्स हैं, आपने वो करने हैं, उनकी कहानी बिल्ड करनी है। कहानी के अंदर आपने ये चीजें शो करनी है कि आपकी मतलब कि ना एक मतलब कि ना होप नजर आए, अचीवमेंट नजर आए, स्ट्रगल नजर आए, कंपटीशन नजर आए, रिकग्निशन नजर आए। तो इस चीज के ऊपर आपने पिक्चर स्टोरी के अंदर वो फोकस करना है। अब कुछ आपके ऐसी तस्वीरें होंगी कि जिनकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, वो बहुत ज्यादा स्केचेस टाइप होंगे, बहुत ज्यादा मतलब कि ना वो होंगी कि आप उसको वो रीड नहीं कर पा रहे होंगे। तो फिर आपने उनका क्या करना है कि आपने उनको आपने कोई पेंटिंग कर देना है, कोई स्केच कर देना है। आपने कहना है कि ये फलाना बंदा है, इसने मतलब इसके ऊपर की वो पेंटिंग की है और पेंटिंग के अंदर ये पैगाम देना है। शुरू के फिर आगे आपने आप वो बड़ा आर्टिस्ट है पाकिस्तान का, ठीक है। तो इस तरह का आपने उसको वो करना है और उसका मतलब स्टोरी राइटिंग को आपने बिल्डअप करना होता है। अच्छा इसके बाद आपका ये डे 1 खत्म हो जाएगा। डे 2 के अंदर आपका पहला दिन, फिर आपकी 3 एक्टिविटीज होंगी। जो पहली एक्टिविटी आपकी होगी ना डे 1 में, डे 2 के अंदर, डे 2 के अंदर पहली एक्टिविटी आपकी ग्रुप डिस्कशन होगी। अच्छा ग्रुप डिस्कशन के अंदर वो आपको एक टॉपिक देगा, ठीक है ना, कोई कभी उर्दू में देता है, इंग्लिश में देता है, ठीक है ना। आपके 10 या 12 लोगों का या 8 लोगों का एक ग्रुप बनाएगा और आपको एक लाइन में बैठा देगा और आप एक चेयर्स के सामने, स्केटिस्ट आपके बिल्कुल सामने बैठे होंगे। पर वहां पर वो आपको एक कोई ना कोई टॉपिक देगा कि ये एक टॉपिक है, कोई भी है मतलब कि ना द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न टाइम्स या इस टाइप का कोई भी टॉपिक दे देगा आपको। अच्छा वो टॉपिक आपको देगा तो उस टॉपिक के ऊपर आपने बोलना होगा।
अच्छा, अब बाजू का तो ये होता है कि जब आप बाहर बैठे होते हैं तो आप आपस में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि यार हम एक ना ग्रुप के अंदर वो बैठे हुए हैं, ठीक है ना, एक वो सेमी सर्कल फॉर्म के अंदर बैठे हैं, तो जिस तरह से हमारी कुर्सियां लगी होंगी हम इस तरह से बनेंगे, इस चीज में आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, हो सकता है कि आपका नंबर सबसे एंड पे हो, ठीक है, और आप कहेंगे ठीक है यार हमने तो बार बार बैठ के ये डिसाइड किया था कि सब जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वैसे हम बोलेंगे, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको अगर ये समझ लगती है कि मैं अपने मतलब के ना मुझे आइडिया की समझ आ गई है, मैंने टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया है, तो यू मस्ट बिगिन द टॉपिक, टॉपिक को ओपन करें। हाँ, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे तो समझ नहीं है टॉपिक की, मुझे इसके अंदर कंफ्यूजन है, तो फिर आप एक दो को सुन लें, एक दो को सुन के फिर आपको अंदाजा चल जाएगा कि अच्छा आप इसका इस टॉपिक का ये मतलब है, और उसमें से फिर आपने फर्दर आगे जो है ना वो आर्गूमेंट डेवलप करने हैं। कोशिश करें कि यू यू मस्ट ओपन द टॉपिक, और अगर आपको ओपन नहीं हुआ तो फिर कोशिश करें कि यू मस्ट स्पीक ऑन सेकंड और थर्ड नंबर। लेकिन ये ना हो कि आप चुप करके बैठे रहें और आपका स्कैटरिस्ट आपको कहे कि हाँ जी आप भी बोलें, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस अब ये डिपेंड करता है कि कभी वो बाइलिंगुअल होता है, कभी वो उर्दू में क्या देता है, कभी इंग्लिश में होता है, कभी देता है, इट डिपेंड, बट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ कि हमारे इंग्लिश में भी टॉपिक आ सकता है, तो आप इंग्लिश में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अच्छा, अब बाजू का अच्छा बाजू का ऐसा होता है कि आप किसी की बात को, अच्छा अब जब आप ये ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ लोग आपकी बात को काटेंगे, आप बात शुरू करेंगे आगे से वो बात शुरू कर देगा, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये नहीं कहना कि मतलब कहना कि किसी की बात को आपने काटना नहीं है, अगर कोई आपकी बात को काटता है तो आपने कहना है कि जी प्लीज प्लीज कंटिन्यू, वो आपके लिए फेवरेबल है। अगर वो आपको ये कहता है कि ठीक है यार आप आगे स्टार्ट करें, ठीक है, तो फिर आपने स्टार्ट कर देना है। क्रॉस टॉक बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, ठीक है ना, किसी की बात को अगर आप एग्री नहीं कर रहे तो आपने ये नहीं कहना कि आई डोंट एग्री विद माई कोलीग, आपने ये कहना कि आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद माई कोलीग अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई थॉट्स, हम इसको इस तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत का होता है कि आप अपने किसी कोलीग की बात को फर्दर स्ट्रेंथन कर रहे हैं, आप उसके आर्गुमेंट को मजीद इम्प्रूव आगे मतलब बढ़ा रहे हैं, उससे आप एग्री कर रहे हैं, तो फिर आपने ये कहना है कि जी बिल्कुल वेल सेड बाय माय कोलीग, जो भी आपका वहां पर बैठा होगा, ठीक है ना, जो आपको नंबरिंग देंगे या उन्होंने कार्ड्स पहने होंगे, तो लेकिन आपने ये कहना है कि बट आई वांट टू ऐड समथिंग मोर, इस तरह से आपने उसको लेकर चलना है। क्रॉस टॉक नहीं करनी, किसी की बात को काटना नहीं है, किसी की बात को बिल्कुल वो निगेट ऐसे नहीं, हार्शली निगेट नहीं करना, रिस्पेक्टफुली निगेट करना है, हार्शली निगेट नहीं करना, और सुनना है। बाजू का ऐसा होता है कि कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि वो जब अपनी बात कर लेते हैं ना तो वो बात करके बिल्कुल अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं, तो बाकी की बात को सुनते ही नहीं है। ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि वो देख रहे थे कि यार ये बंदा ठीक है स्पीकिंग अच्छी करता है लेकिन ही इज नॉट अ गुड लिसनर, तो आपने बाकी बाकी लोगों की जो बातें हैं उनको भी सुनना है, उनकी बातों को आपने मतलब वेटेज देनी है, बस ऐसे सर सुर हलाते रहना है, आई कांटेक्ट उनके साथ रखना है। ठीक है, और अपने जस्टिस और पोस्टिस का प्रॉपर इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ये नहीं कि आप बुत बन के बैठे हो और बोलते रहो, थोड़ा बहुत आपका, और जब आप बात कर रहे हो तो आपका इंटरेक्शन स्कैटर्स के साथ आई कांटेक्ट ना हो, बल्कि आपका आई कांटेक्ट आपके जो ग्रुप फेलोज हैं उनके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी मतलब ग्रुप डिस्कशन के अंदर ये बहुत जरूरी है, इस चीज पे आपने फोकस करना है। उसके बाद आपकी पब्लिक स्पीच आती है। अब पब्लिक स्पीच के अंदर आपने फिर वही आपको 2 मिनट का टाइम देंगे, आप एक आपको टॉपिक देंगे, उस टॉपिक के ऊपर आप बाहर जाकर सोचेंगे, बाहर जाकर सोच के फिर आप आकर उसके ऊपर बोलेंगे। अब जब आप आके उसके ऊपर बोलेंगे ना तो आप ऐसे ही मतलब कि ना फिर अगेन वही बात के आपकी खड़े होने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपके जेस्चर पोस्चर का इस्तेमाल, और आपका आई कांटेक्ट जो है ना लोगों के साथ वो कैसा है, और अगेन यू हैव टू फोकस, आपके बाकी लोगों के साथ आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये नो कि आप स्टेटस की तरफ आप देख रहे हो, ये 2 मिनट का टॉपिक होता है, 2 मिनट आपने बोलना होता है, एक आपको वो पर्ची के ऊपर लिख के दे देते हैं, अपने पिक करते हैं टॉपिक को, बाहर जाते हैं खोलते हैं देखते हैं मेरा ये टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने ऐसी करनी है जस्ट लाइक कि जैसे आप ऐसे कोई टॉपिक अटेम्प्ट करते वक्त आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर देते हैं, इनके को पॉइंट्स बनाए, तो वो पॉइंट्स आप 2 मिनट के अंदर जो है ना वो पूरे कर लें। ठीक है ना, और मतलब कि आपने 2 मिनट्स के अंदर अपनी बात को वाइंड अप भी करना होता है, ये लोग वो आपको कहें हाँ जी बस कर, आप बोलते रहें। कोशिश करें कि जब वो आपको कहें इस तरह से डिवाइड करें टाइम को कि आपका मतलब कि ज्यादातर टाइम अगर कोई इशू आया है तो इशू के ऊपर ज्यादा फोकस आपका सजेशन पे हो, 1 मिनट आप इश्यूज की बात करें, प्रॉब्लम्स की बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, 1 मिनट जब आपका सजेशन की बात कर रहे हो, कि जैसे वो आपको कहें हाँ जी ओके जो टाइम इज ओवर, तो वहां पर आप कह देंगे जी थैंक यू वेरी मच दिस वाज फ्रॉम माय साइड। तो इस टाइप का आप मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना जरूरी है। और उसके बाद देन यू आर इंटरव्यू विद द स्कैट्रिस्ट, और इंटरव्यू विद द स्कैट्रिस्ट हमने पहले डिटेल के अंदर बता दिया मैंने सारा आपको, जो कंडीशनल क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं आपसे, वो जो कंडीशनल क्वेश्चंस वाला जो जो हमने वो डिस्कस किया है,
उसी के अंदर ही सारे आपको वो इंट्रोडक्शन, मतलब वही उसके अंदर अगेन वही बातें पूछते हैं, हॉबीज क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, फेवरेट पर्सनालिटी कौन है, क्यों है, ठीक है ना, और हेटेड पर्सनालिटी कौन है, क्यों है, इस तरह की फेवरेट बुक कौन सी है, इस टाइप के सवाल है। अपनी लाइफ अचीवमेंट के बारे में बताएं, अपने फेलियर के बारे में बताएं, बैड मेमोरी के बारे में बताएं, गुड मेमोरी के बारे में बताएं। इस टाइप की चीज ये सारी की सारी आपकी इंटरव्यू विद स्कैटर्स के साथ होती है। और इंटरव्यू विद स्कैटर्स के अंदर अगेन वही बातें हैं कि वो अब जैसे आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी चीजें जो है ना साथ साथ ठीक हो जाएंगी। कि आई कांटेक्ट का खास ख्याल रखना होता है आपने। आई कांटेक्ट के अंदर आपने उनके नोज के ऊपर या उनके फोरहेड पे देखना है, आंखों में नहीं देखना। आंखों में देखेंगे तो देन डेफिनेटली यू विल लूज योर कांटेक्ट। ठीक है, आप उनके नोज कांटेक्ट करें या उनका फोरहेड कांटेक्ट करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस लैंग्वेज के अंदर वो आपसे सवाल कर रहे हैं, आप उस लैंग्वेज के अंदर जवाब दें। अगर वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी में जवाब दें, अगर वो उर्दू में बात कर रहे हैं तो आप उर्दू में बाइलिंगुअल कर लें, ठीक है ना। इस तरह का करें। फिर ये कि पहले उनकी बात सुन के फिर आप बोलें। और कहता ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोग हरी में होते हैं कि उनमें से कुछ जो है ना जो स्कैलोजिस्ट होते हैं वो बहुत आस्ते 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 बोलता है और ऐसा लगता है इसका सवाल खत्म हो गया, आप इसमें बोल पड़ते हैं और वो फिर कहता है कि नहीं जेंटलमैन मेरा तो सवाल खत्म नहीं हुआ। फिर आपको चुप होना पड़ जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो आपके लिए नेगेटिव चीज है कि यार ये बंदा गुड लिसनर नहीं है, ठीक है, नहीं इज इन हरी। तो इस तरह की चीजें जो है ना इनको आपने मतलब फोकस करना है। उसके बाद जो बंदा आपसे सवाल पूछे, आपने 80% आपका आई कॉन्टैक्ट उसके साथ हो और 20% कॉन्टैक्ट आपका बाकी पार्टिसिपेंट के साथ हो, बाकी इंटरव्यूअर्स के साथ हो, ठीक है। और ड्रेसिंग अच्छी करके जानी है आपने, टाई शाई लगा के जानी है आपने, ठीक है ना। और चले ये तो आपकी ड्रेसिंग के हवाले से जब आप लोग मुख्तलिफ अकेडमीज में जाएंगे या मुख्तलिफ टीचर्स के पास, अच्छे मेंटोर्स के पास जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ड्रेसिंग के हवाले से ड्रेसिंग के ऊपर फोकस करना है आपने। शूज, आपके शूज का कलर और आपका जो वो बेल्ट का कलर है वो एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। शार्प, बहुत ज्यादा शार्प टाई नहीं आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल एक सोबर सी मतलब आपकी पर्सनैलिटी हो। तो डेफिनेटली वो आप जब करते जाएंगे मैक्सिमम मतलब के ना। यार पॉकेट स्केयर मेरे नहीं ख्याल कि आपको करना, क्योंकि पॉकेट स्केयर ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसा होना चाहिए कि जैसे आप किसी मीटिंग का जो आपका जो है ना वो होना चाहिए। बाकी मजीद आप लोग जो अपने जाएंगे और मतलब कि ना टीचर के पास तो वहां से भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये कि आपके ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, ड्रेसिंग यू मस्ट बी प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। तो ये चीजें थी हमारी कुछ जो साइकोलॉजिकल के हवाले से। और बाकी आगे आपकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आप बहुत करें, अपनी पब्लिक स्पीच की बहुत करें, ग्रुप डिस्कशन आपस में बैठ के करें, ठीक है ना। टाइम रख के बोला करें, एक दूसरे के इंटरव्यू करें जो ये साइकोलॉजिकल के हवाले से। मुख्तलिफ जो आपके जो साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं वो गूगल से निकालें, बुक से निकालें, उनकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके लोगों को दिखाएं, अपने साथ वाले कोलीग्स को दिखा दें। और बाकी ये कि इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है कि आप 20-25 दिन जनाब आप अपना मतलब करना साइकोलॉजिकली तैयार करते रहें, इस तरह की बात नहीं है। बस ठीक है 2 घंटे 3 घंटे इसको दें, बाकी मेन अपने इंटरव्यू फोकस करें। और अपने मेन इंटरव्यू आपने लिख के तैयार करना है। तो इंशाल्लाह हम एक सेशन रखेंगे कि हाउ टू डू द प्रेपरेशन फॉर योर फाइनल इंटरव्यू। उसके अंदर मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कैसे आपने करना है, सवाल के जवाब आपने कैसे देना है, ठीक है ना। सवाल का जवाब आपने किस पैटर्न पे आपने वो बनाने हैं, ठीक है ना। आपने सोर्सेज कैसे कोट करने हैं, रेफरेंसेस कैसे कोट करने हैं। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम एक और अपनी डिस्कशन में करेंगे। और उसके बाद देन वी विल ट्राई के मतलब ना वंस इन अ वीक तो कोई वहाँ पे मतलब जैसे वाला मीन अकेडमी में जाता है तो वहीं पे हम अपना कोई वो सेशन या वीकेंड्स के ऊपर मतलब है ना हम वो भी कर लिया करेंगे। तो इंशाल्लाह माई ऑल सेशन फ्री फॉर ऑल, और इसके कोई चार्जेस नहीं होते, कोई कुछ नहीं होते। और मेरी बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल को इंशाल्लाह जब आप ऑफिसर बन जाएं तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस लेगेसी को आप कंटिन्यू करें। क्योंकि इस कमर्शलिज्म के दौर में, इस मटेरियलिज्म के दौर में, व्हेन एवरीबॉडी इज रनिंग बिहाइंड मनी, तो आपको कम से कम चाहिए कि आप उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सफेद पोश लोग हैं, इतनी महंगाई है नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो प्लीज मतलब कि लोगों की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, लोगों की जो इज्जत नफ्स है वो भी मुजरून होने दें। मेरे कई कई स्टूडेंट्स मेरे मुझसे ये सवाल करते थे, अभी भी कहते हैं कि सर आप हमें मतलब कि आप हमसे चार्ज कर लें। तो ये चार्ज करना या ना करने वाली बात ही कोई नहीं है, ये बात बस एक मिशन की, एक विजन की है। और इस विजन को आप कंटिन्यू करें। काफी हमारे ऐसे मतलब के ना स्टूडेंट हैं जो, अब मैं किसी को वो नहीं लूंगा नाम, कि जब व्हेन वी वर जब हम कर रहे थे 2020 के अंदर ये चीजें सारी, तो उस वक्त हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते थे कि यार अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा तो आप लोग ये ना चीज ये काम ना करना। तो बट दे आर वो कर रहे हैं अपनी कमर्शलाइजेशन और वो सारी चीजें और वो सारी मतलब है ना
लेकिन डेफिनेटली वो अपना टाइम दे रहे हैं, अपना नॉलेज दे रहे हैं, तो मैं उनको क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि डेफिनेटली एवरी पर्सन इज डूइंग इट एंड एवरी पर्सन इज यूजिंग इट एज अ मनी टूल। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इतने बैच में से निकलेंगे इंशाल्लाह, कोई एक आध ऐसा जरूर हो कि जो सर उस्मानी के विजन को, सर उस्मानी के फुटस्टेप्स को, सर उस्मानी के मिशन को वो कंटिन्यू करें, क्योंकि इंशाल्लाह। उस्मानी साहब जैसे लोग बहुत कम हैं। और बिलीव मी के मतलब क्या है, उस्मानी साहब जैसे लोग जो हैं वो सदियों में कभी एक बार आते हैं, और हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो आज इन पोजीशन पे आए हैं अल्लाह ताला की रहमत के बाद, सर उस्मानी की गाइडेंस थी। तो अल्लाह ताला हमारे उन अजीम उस्ताद को हमेशा जिंदा रखे, और अल्लाह ताला हमारे अजीम उस्ताद की हमेशा उम्र में इजाफा करे। और आप सबसे मेरी आमीन। अगेन यही रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज यार, जो अल्लाह ने आप लोगों के लिए रिस्क लिया है ना, वो आपको मिल के रहना है, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर डूइंग प्रेपरेशन, तो हमें दूर दूर तक कामयाब बंदा मिलता भी नहीं था, और फिर हमने लोगों के एटीट्यूड देखे कि जो कामयाब हो जाता था फिर उसके एटीट्यूड कैसे होते थे, फिर कितने वो हमें वेट करवाते थे, कितना हमें वो टाइम देते थे, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनका एटीट्यूड, इस तरह के बड़ी सारी इश्यूज थे उनके। तो लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह आपके अंदर ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो जो अल्लाह ताला ने इज्जत आपको हम्बलनेस में रखी है ना, वो अल्लाह ताला ने इज्जत किस चीज़ में नहीं रखी। जो भी है आप अल्लाह ताला की इज्जत का शुक्र अदा करें। अब अगर आप लोग को क्वेश्चन हैं तो वो आप मुझसे पूछें, तो अच्छा इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू आवर सेशन। जी, रुबाब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। Assalamu alaikum. I hope you're अब कुछ doing आप लोग well. क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे पूछना था कि यू वर टेलिंग आई मिस्ड पार्ट ऑफ इट। आप बता रहे थे कि आपकी अचीवमेंट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल पे जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, वो हो सकती हैं, बट बिकॉज मेरी रिसेंट डिग्री जो है, जो ग्रेजुएशन की है, वो लॉ है, और मेरे मोस्टली कॉम्पिटिशन्स भी वही हैं जो मूड से रिलेटेड हैं। सो अगर मैं वो कोट करती हूँ, ऑब्वियसली some of them were from domestic law or most of them were from international law, so मतलब it's like I'm giving them the ball to question me on international law, जिसके लिए मुझे separately वो सारा subject cover करना पड़ेगा। So do I need to tell them about these achievements or not? अब देखें, अगर तो आपका कोई जो लॉ के जो सब्जेक्ट्स आप बता रही हैं ना, अगर इनके अंदर आपने कोई लिया है, कोई डिस्टिंक्शन आपने ली है, तो फिर तो आप बताएं उनको कि ये मेरी कोई डिस्टिंक्शन है। अगर आपने जस्ट उनको एज सब्जेक्ट पढ़ा तो फिर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आप वैसे कोई आपके को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर, या आपने कोई यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सोसाइटी के अंदर आपने काम किया होगा, ठीक है ना, या आपने अपने लोकल लेवल के ऊपर कोई आप दोस्तों ने मिलकर कोई आपने कोई एनजीओ टाइप को छोटी सी वो सोशल नेटवर्किंग टाइप किसी की हेल्प के लिए कुछ ना कुछ आपने किया होगा। इस तरह की चीजें जो है ना, वो फिर आप उसके अंदर वो बता लें। अगर आपको डिस्टिंक्शन है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो फिर आप जरूर बताएं, और अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि नहीं हमने ये सब्जेक्ट पढ़े, तो वो सब्जेक्ट पढ़ना कोई अचीवमेंट नहीं है। नहीं, नॉट इन केस सब्जेक्ट। जैसे डोमेस्टिक लॉ पे कुछ मूड्स होते हैं, मैंने लाइक आई वॉन अ नेशनल कंपटीशन इन 2019, वो डोमेस्टिक लॉ पे था, साइबर क्राइम पे, और देन देयर वाज एन इंटरनेशनल लॉ मूड कोर्ट ये कंपटीशन। जरूर बताएं, नहीं, ये जरूर ठीक बताएं, है, ये जरूर बताएं, ये तो आपको ठीक है, बट बिल्कुल बताना चाहिए। अगर वो आप ना भी पूछ, ठीक है, एक चीज आपको बता आपको कि आपका इंट्रोडक्शन आपने किस तरह से तैयार करना होता है, ये चीज आपको वेट नहीं करना आपने। माशाल्लाह ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है कि अगर आपने कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई कंपटीशन विन किया है, या इंटरनेशनल लेवल पे आपने किसी मतलब इवन कोई अचीवमेंट फॉर, ठीक है ना। तो इसको तो आप इतना इंट्रोडक्शन अच्छा बताएं, कौन सी डिबेट थी जो आपने वहां पे की, तो फिर उन्होंने वो कौन सा वहां पर मौजूद थे, वो आप देख लें कि जो भी आपको डोमेस्टिक इलाज के अंदर या इंटरनेशनल इलाज के अंदर जो आपका स्ट्रॉन्ग है, आप उसको बता दें कि ना वहां पर कोई लापसी की बात हो रही थी, या इस तरह का जो भी मतलब अगर हम इंटरनेशनल की बात करें, ठीक है ना, या आपकी जो लाज ऑफ वार की लाज ऑफ जो भी आप इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, एग्जैक्टली बिल्कुल यही है। मेरा जो था वो वॉर क्राइम्स के ऊपर ही था, तो मैं ये देख रही हूँ कि डिग्री के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ माय डिग्री, ऑब्वियसली मुझे ये क्वेश्चंस तो होने ही है कि आपने लॉ की डिग्री की है, सो व्हाई आर यू नॉट परस्यूइंग योर ओन फील्ड। तो वहां पर उस प्रिपरेशन में भी मुझे ये सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो फिर मेरे लिए अचीवमेंट कोट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं इसको भी डिफेंड कर लूंगी। जी तो मैं आपको ये बता रहा था कि फॉर एग्जांपल अब जिस वक्त हमारा इंटरव्यू चल रहा था इन 2018 ना, तो उस उन दिनों में ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ये समझे कि एक न्यू डिबेट स्टार्ट हुई थी। अब क्योंकि मेरा मेरा क्योंकि मास्टर्स था ज्योग्राफी के अंदर, और मेरा उसमें गोल्ड मेडल भी था, और मेरी रिसर्च भी क्लाइमेट पे थी,
तो मैंने उनको अपनी इसको उनको सबको खींच खोज के मैं इस साइड पे लेके आया था, ठीक है ना। और क्लाइमेट चेंज के अंदर ऐसे सिस्टम्स उनको बोलता था मैं कि वो कहते अच्छा तो व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दिस, व्हाट इज मीन बाय दिस। तो मतलब कि वो आपकी बातों में से आगे बातें निकलती रहती है, तो वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए अगर आप साइबर क्राइम इस तरह की कोई बात कर लेते हैं ना, और आप उसके ऊपर ग्रिप है, तो मेरे ख्याल में तो ये आपके लिए बड़ा एक सपोर्टिंग होगा, बहुत ज्यादा सपोर्टिव होगा आपके लिए। एक सेकंड क्वेश्चन ये था स्टोरी राइटिंग में, और इसमें जो आपने बताया कि उसके लिए हमारे पास पॉजिटिविटी होनी चाहिए और हम उसमें एम्बिशन शो कर सकते हैं कैरेक्टर्स का और व्हाटएवर। नेगेटिव साइड पे ऑन अ नेगेटिव कॉनोटेशन, अगर हमारे पास कोई बहुत नेगेटिव स्टोरी है, उसको पोर्ट्रे करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उसी पे लिखें, हम उसे लाइक रिफ्रेज कर सकते हैं एज इन जैसे आपने पेंटिंग की एग्जांपल दी, या फिर इसके अलावा कोई और ऐसा सिनेरियो जिसमें वो चीज जो है वो बैकग्राउंड में चली जाए और उसके आगे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाए। एग्जैक्टली हो सकता है। मैं वो बता रहा हूँ आपको ना, एक वो बड़ी फेमस वो है, वो एक पिक्चर स्टोरी आती होती है कि वो बच्चे ना, उनको सर्जरी हो रही होती है, ठीक है ना, और वो सर्जरी कर रहे होते हैं, ऑपरेशन कर रहे होते हैं किसी मतलब के ना, और वो तस्वीर लगी होती है, ठीक है। तो इस टाइप की आप देखें कि वो देखने में तो यही लग रहा है कि ये कोई सर्जरी कर रहे हैं या कोई ऑपरेट कर रहे हैं, और इस तरह का मतलब है ना। अब वहां पर कुछ लोग उसको सर्जरी या ऑपरेट की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका मतलब है कि वो साइकियाट्रिस्ट आपकी मेंटालिटी को ये देखता है कि यार इस बंदे ने इस चीज को, उसको फिर हम ना इस तरह से वो करते हैं कि मतलब के ना कि वो वहां पे कोई प्रोफेसर है, और उसका मतलब के ना उसके अंदर उस प्रोफेसर के वो गए हैं, स्टूडेंट्स हैं उसके फाइनल ईयर के, उसके पास गए हैं, वो सर्जरी का प्रोफेसर है, और उसके पीछे ये एक वो लगी हुई है, कोई पोर्ट्रेट लगा हुआ है या कुछ कोई पिक्चर लगी हुई है, समझ आ रही है ना। तो वो इस टाइप का फिर उसको वो कर लेते हैं, या बाजू का तो वो कहते हैं कि ये इसको कोई मतलब वो मॉडल कर रहे हैं, ठीक है ना, अपने प्रैक्टिकल लर्निंग के लिए, या कोई वीडियो चला रहे हैं, या कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है प्रोफेसर सर्जरी के ऊपर अपने स्टूडेंट्स को। तो मतलब कि इस टाइप का फिर वो उसको वो पोर्ट्रे करते हैं। लेकिन एक चीज, ओवर एम्बिशियस नहीं होना, मैं अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओवर एम्बिशियस नहीं होना और ओवर आइडियलिस्टिक नहीं होना, ठीक है ना। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव और आइडियलिस्टिक में बड़ा फर्क होता है। आइडियलिस्टिक वो है कि विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी काज आप ना भी बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, और पॉजिटिव के अंदर ये है कि आप आपके अंदर एक इंटेंट है कि यू आर। इन केस सर स्टेटमेंट वैसे मेरा पहला एक्सपीरियंस है किसी भी इंटरव्यू में जाने का। मैं ये जानना चाहूंगी, मैंने सुना है कि वो कोई परफॉर्मे में देते हैं कि आपने पेरेंट्स की कोई स्ट्रेंथ बताएं, वीकनेस बताएं, तो हाँ उसका ठीक है क्या ठीक है आंसर हो? ठीक है ठीक है, गुड। ये पूछते हैं, मैं समझ आ गई। बात का ये भी पूछते हैं कि आपका पेरेंट्स के साथ कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, समझ आ रही है। नहीं नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ना आपने, ये बिल्कुल नहीं करना ब्लैंक, दरमियान में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ एंड पे अगर कोई एक आध मिस हो जाए ना, तो वो तो चले चीज बंदा कवर कर लेता है कि टाइम मैनेज नहीं हुआ, ये नहीं। उतनी देर मैं अपने एक्सपीरियंस से जवाब दे देता हूँ और अपने पास भाई आते हैं तो वो भी आपको बता देंगे। ब्लैंक दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना, एंड पे आपके कुछ रह जाए तो ठीक है जी। दैट विल बी क्राइम। अगर ब्लैंक छोड़ना है एंड पे छोड़ सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल ये वो सवाल पूछ देते हैं, एग्जांपल, अच्छा अब ये भी आपने वो लिखा कि आप बेटर है अपनी मदर से, तो आप कह सकते हैं कि मैं एजुकेटेड हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, मैंने मास्टर्स किया है, मेरी मदर ने, नो डाउट कि माय मदर इज अ गुड हाउसवाइफ, ठीक है ना, और बड़ी वो मतलब कहना उनके बड़ी वो स्किल्स हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रॉट अप किया है। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैंने एक अलग अलग एस्पेक्ट से दुनिया को देखा है, ठीक है ना, मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी तक गई हूँ, मैंने एक बाहर के माहौल को देखा है, तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि मेरा एक्सपोजर टुवर्ड्स द आउटर एनवायरनमेंट इज बेटर देन माय मदर। तो इस तरह का कर लें, ये तो नहीं ना, आप ये तो आप ना करें कि मतलब कहना कि, और बाजू का तो वो कहते हैं कि आपका कभी पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ किसी बात पे, हाँ, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल आप कह दें कि वो मेडिसिन प्रॉपर टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते, मैं उन्हें कहता हूँ कि ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो कई वाले हैं, आपके फादर में से कोई मतलब कि ना फॉर एग्जांपल कोई स्मोकिंग करते हैं, तो आप कहें कि मैं उन्हें कहता हूँ या कहती हूँ कि स्मोकिंग ना किया करें, दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन उसके बावजूद वो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कुछ के वालिदैन जो हैं वो फार्मर्स हैं, तो वो कह सकते हैं कि मतलब कि ना वो पुरानी टेक्निक्स जो फार्मिंग की है वो इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन्हें कहता हूँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ और मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को सर्च किया हुआ है कि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग क्या है, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने जो ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को रिप्लेस करें मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के साथ। बट माई फादर इज रिलक्टेंट टू रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग विद द मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। इस टाइप का करें ना, ये ना कहे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ये ना कहे कि मैं तो अपनी मर्जी की शादी करना चाहता था, ये चाहती थी, ठीक है, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वो मेरी बात पे फोकस नहीं किया, तो ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये इस तरह की बातें उनको बेसिकली उनका मकसद यही होता है कि वो आपके अंदर से इस तरह की बात निकलवाएं कि आप किसी को पसंद करती या आप किसी को पसंद करती थी, लेकिन आपके वालिदैन उसके दरमियान एक दीवार बन के आ गए,
और आपने कहा कि नहीं इस बात पे मेरी वालिदैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। अच्छा, कभी आप ये कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि ना कोई आप कभी कहते हैं कि बचपन के अंदर कभी आपको कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, बचपन चाइल्डहुड, हाँ वो कहते होते हैं कि चाइल्डहुड रिग्रेट के बारे में बताएं। तो चाइल्डहुड रिग्रेट क्या हो सकता है आपका? चाइल्डहुड रिग्रेट अपने यही कहना है कि वो स्कूल का एक ट्रिप जा रहा था, ठीक है ना, और मैंने वो स्कूल का ट्रिप मुझे किसी वजह से मिस हो गया, और अब जब भी मैं अपने स्कूल में जाता हूँ तो मेरे सारे क्लास फेलोज की तस्वीर वो प्रिंसिपल के दफ्तर में लगी हुई है, जहाँ पर वो सारे मेरे जो क्लास फेलोज थे वो उस ट्रिप को एंजॉय कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अटेंड दैट ट्रिप। और मैं जब भी जाता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि यार यहाँ पर मेरी भी तस्वीर होनी चाहिए थी। समझ आ रही? तो इस टाइप का आप ये कोई इतना बड़ा रिग्रेट नहीं है आपका। अगर आप ये कहें कि नहीं मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ था, मैं इंजीनियर बनना चाहता था और मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ था, तो ये मेरे एक चाइल्डहुड रिग्रेट है। इसका मतलब है कि यार ये बंदा नाकामियों से बाहर निकलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो रिग्रेट आपका वो कोई माइनर्स होना चाहिए। अब ये चाइल्डहुड रिग्रेट वाला ये भी एक अच्छा सवाल, ये बिल्कुल पूछते होते हैं। अब ये भी मैंने आपको बता दिया है। कभी ये कहेंगे कि बचपन के साथ कभी आपका पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, तो ये कह बचपन में पेरेंट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट किस चीज पे हो सकता है? ठीक है ना, बचपन में तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं कह सकते ना कि आप स्मोकिंग ना करें और आप ये मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग करें और आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाएं। इस तरह की बातें बचपन में तो नहीं कह सकते। बचपन में तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने खिलौने लेने थे, मुझे खिलौने नहीं लेके दिए गए थे, ठीक है ना, मैंने कहा था वो फलां जगह पर एक मेला लगा हुआ, मुझे वहां पर लेके जाओ, मुझे वहां पर ही लेके गए थे। समझ आ रही है ना? तो इस टाइप की बातें जो है ना वो आपने जरा तरीके के साथ टैकल करनी है। कभी कहेंगे कि कभी आपने कोई चाइल्डहुड इनजस्टिस आपने देखा हो, ठीक है ना, अपने बहन होता है ना कि बहन भाइयों में कंपटीशन होता है, तो कभी आपने ये देखो कि आपके पेरेंट्स ने आपके साथ इनजस्टिस किया हो, और आपका जो चाइल्डहुड इनजस्टिस है, तो चाइल्डहुड इनजस्टिस आपने यही कहना है कि खिलौनों खिलौनों के हवाले से आपने कह देना है कि मेरा जो बहन जो बड़ी भाई जो थे, छोटी बहन छोटी भाई जो थे, उनको पसंद के खिलौने लेके देते थे, लेकिन सबके लिए एक जैसे लेके आते थे, ठीक है ना, लेकिन उनकी पसंद के खिलौने लेके आते थे, मुझे कहते थे कि आप ही यही खिलौनों के साथ खेलो। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरे साथ एक इनजस्टिस था चाइल्डहुड में, बट विद द पासेज ऑफ टाइम, लेकिन वो मैं सही समझता हूँ कि मेरे जो वालिदैन थे। देखिए आप इस चीजों को देखें ना, फॉर एग्जाम्पल अब आपको देख लें जैसे मुख्तलिफ आपकी कोई कोई गेम्स हैं, फॉर एग्जांपल ना, अब डिजिटल टाइम है तो एवरीबॉडी इज यूजिंग मोबाइल फोन, और आज के बच्चों के पास भी आप घर में जाते हैं तो वो बच्चा भी आपसे मोबाइल देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। इट मीन्स कि आप ये कहें कि मैं जब बचपन में थे या हम थे बचपन में ना, तो उस वक्त मेरा शौक होता था कि मैं कोई वीडियो शीडियोज या मूवीज शूवीज जो है या इस तरह की जो है ना वो देखूं, ठीक है। लेकिन मेरे जो बाकी जो बहन भाई थे उनकी कोई लर्निंग के हवाले से जो गेम्स होती हैं, आपकी मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं, वो इस्तेमाल करते थे। इस तरह की मतलब कि ना गेम्स वो डाउनलोड करके देते थे मेरे वालिदैन उनको, और मुझे भी कहते कि नहीं तुम भी यही खेलो या तुम भी यही देखो। तो इस हवाले से मुझे लगता था, उस वक्त मुझे लगता था कि ये मेरे साथ इनजस्टिस है, बट विद द पासेज ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड नहीं वो मेरे साथ ठीक थे, और उसको मुझे बाद में बड़ा मेरी लर्निंग के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। समझ आ गई? तो इस तरह का इन चीजों को आपने वो लेके चलना है। एनी अदर क्वेश्चन? चले, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, और मजीद क्वेश्चन हुए तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, मैंने नंबर अपना ऊपर दे दिया है। आप बस आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, आप उसमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, भाई आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे डायरेक्टली, ठीक है? सकलैन एक मिनट, जी आप जी इनको ग्रुप का जो लिंक है वो ठीक है ना, इफ समबडी वांट्स टू जॉइन द ग्रुप सो दे आर मोर देन वेलकम। और जी। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप वहां पर भी मतलब वो शेयर करें, और हो सकता है कि क्योंकि अब काफी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको अपने टाइम के मुताबिक या अपने मतलब 2020-21 का जो एक्सपीरियंस, क्योंकि वहां तब तक तो हम लोग थे इनके अपने स्टूडेंट्स के साथ ना, तब की चीजें बता रहे थे, क्योंकि आप सारे लोग माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं और आप सब माशाल्लाह बड़े मतलब तो उसके अंदर आप लोग आपस में भी शेयरिंग करते रहें, जहां पर मेरी जरूरत होगी तो इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज अवेलेबल ओवर देयर। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हम मतलब के ना कोई भी आपका क्वेश्चन हो बाजू का अभी आपके जिन में नहीं है, आप से वहाँ पे ड्रॉप कर दें, और ड्रॉप करके आप बेशक मुझे टैग कर दें उस ग्रुप के अंदर। मैं जब भी फ्री हूँगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो सेशन है, अगर आपके कुछ और क्वेश्चन हुए, अगर आपने ये समझा कि हमारा कोई साइकोलॉजिकल का एक और हम सेशन ले लें, ये वो सारी बातें बिलीव मी, ये वो सारी बातें जो आपने मुख्तलिफ साइकियाट्रिस्ट के पास जाके, अब हमारी जो मैडम साइकोलॉजी की थी, साइकियाट्रिस्ट हमारी मैडम थी, अब वो दुनिया में नहीं रही। अगर मैडम फैका होती तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करता मैडम के पास। अल्लाह ताला उनको जुबान रहमत मगफरत फरमाए और अल्लाह ताला उनके जन्नत, ठीक है ना। वो भी माशाल्लाह सार उस्मानी की तरह ही थी कि जो ये बाकी लोगों ने आपसे 20-20 25-25 दिन के अंदर जो काम करवाने हैं ना, हमने आपको वही बात मतलब कि ना ये बातें वही है जो मैंने आपको ये घंटे के सेशन के अंदर बता दी है। अब आगे आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैक्सिमम करें, प्रैक्टिस करके आपस में स्टडी ग्रुप बनाएं,
ठीक है ना। उसके अंदर आप मतलब कि ना ग्रुप के अंदर आप भेजें तो इंशाल्लाह वहां पर भी रिस्पॉन्स करेंगे। और इसके बाद इंशाल्लाह अगर मेरा लाहौर में चक्कर लगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैं इस वीकेंड पे वहाँ पे अकेडमी में हूँगा। तो अगर आप लोग वहाँ पर आ जाएंगे तो वहाँ पर हम एक फिजिकल सेशन भी कर लेंगे। बाकी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन चलती रहेगी साथ साथ, इंशाल्लाह हम अपने मॉक भी जो है वो भी साथ साथ हम वो भी करते रहेंगे। और अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि मेरे तमाम सेशन फ्री फॉर ऑल है, ठीक है ना। इसमें अगर आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये वो वाली बात नहीं है, और ये कभी भी नहीं सोचना कि ये सिर्फ डिजर्विंग के लिए है। दिस इज ओपन फॉर ऑल। ये बात मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ कि बात एक विजन की है और वो विजन मेरे सर उस्मानी का है, ठीक है ना। और हम तो उनके पाँव के खाके जैसे भी नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि उनकी उनकी मतलब के ना जो एफर्ट्स को जिंदा रखें। तो यहाँ पर अभी हम क्लोज करेंगे। अगेन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा अगेन, और ये दिस इज माय हम्बल सबमिशन, आप लोग कामयाब भी होंगे, आप लोग ऑफिसर्स भी बनेंगे, और ऑफिसर्स बन के अच्छे इंसान भी बने। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव अ वेरी स्ट्रांग होप्स विद यू। सिस्टम बहुत नेगेटिव है, सिस्टम में बहुत मायूसी है, लोग बहुत नेगेटिव हैं, ठीक है ना, लोग बहुत मायूस हैं, ठीक है। लेकिन आपने उनके अंदर एक रिया होप बनना है। आपके इर्द गिर्द बड़े लोग आपको डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे, डिमोटिवेट भी करेंगे। स्टार्ट में आपको ये बात कही, इतने सारे लोग पास हैं तो इसका क्या हो जाना है। तो इतने सारे लोगों में आपको एक ही सीट चाहिए, ठीक है। और वो अल्लाह की जात जो आपको हजारों में से निकाल के यहाँ तक लेके आया है, बिल्कुल उस अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि वो आपको आगे उन जो सिलेक्टेड की लिस्ट है उसमें भी लेके आए। अगेन मैं ये कहूँगा, ये कंपटीशन के एग्जाम्स दे आर जस्ट एग्जाम्स, ये कोई वो मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ नहीं है, बिलीव भी नहीं है। ये इसको जस्ट इसको लें एज अ लर्निंग टूल लें। वक्ती तौर पर लगता है कि यार मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया, अदरवाइज जब हमें पता है ना, नो वी आर सर्विंग इन दिस सिस्टम, वी आर सर्विंग इन दिस कंट्री। और इस मुल्क के अंदर जो हाल है, सिस्टम कितना कोलैप्स कर चुका है, हमें पता है कि हमारे रोज के अंदर कितने कितने माफियाज का हम काउंटर कर रहे होते हैं। मैं अभी आज की आपको बात बताकर यहाँ पर वो काउंटर करता हूँ। बैक 3 days बैक एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई, ठीक है, और वो रोए जा रही है, मुझे कहती है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। हमने कहा जी माँ जी क्या हुआ है आपके साथ, हम आपको ये बिलीव नहीं, या बिल्कुल आपको एक जनरल स्टोरी बता रहा हूँ। मुझे कहती है कि आज से 3.5 साल पहले मेरे बेटे को मेरे बेटे के जो कजन थे उन्होंने उनका मर्डर कर दिया था जमीन के मामले के ऊपर, और जमीन पे भी काबिज हो गए हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा कि मैंने मतलब माँ जी 3.5 साल बाद आप लोग आप यहाँ पे आइए। वो कहने लगी कि 3.5 सालों में मैं पहली दफा किसी ऐसी के पास आई हूँ, ठीक है, मुझे कोई आने नहीं देता यहाँ पे, ठीक है। तो बात सुने, कितने सारे लोग ऐसे बेचारे हैं जो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। और आज मैं वहां पर मौके पर जाके मैं गया हूँ, हालांकि एसी कभी भी मौके पर जाकर कब्जा नहीं दिलवाते, वहां पर बड़ा कुछ हो सकता है। My staff was asking me, sir, we will go there. I said, no, आप नहीं जाएंगे। ये इस तरह के काम जिंदगी में सर्विस में कभी कभी अल्लाह की तरफ से आते हैं। और मैं पता नहीं किस तरह के साथ मुझे रात को नींद नहीं आई कि मैं मतलब यार पता नहीं सुबह क्या। अब वहां पर गया हूँ, उसको जमीन दिलवा के आया हूँ, उसकी आंखों में जो एक नूर और चमक थी वो मैं आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स। आप लोग आएंगे सिस्टम में, आपको लग पता जाएगा। जब मैं वहां पर गया हूँ, आई रिसीव, आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब लेफ्ट राइट से कितना प्रेशर था मेरे ऊपर। और सर जाने दें जी, हम ये कर रहे हैं, इनको सुलह करवा रहे हैं, उधर पॉलिटिकल वर इन्वॉल्व, पॉलिटिशियंस वर इन्वॉल्व, जो लोकल जो बड़े वो चौधरी होते हैं दे वर इन्वॉल्व। नहीं जी हम कर रहे हैं जी, आप मेहरबानी करें 2 दिन का टाइम दे दे, हम ये करवा। मैंने कहा 2 दिन का टाइम क्या है, ये सिविल कोर्ट में जाकर स्टे लेके आ जाएंगे और ये बेचारी फिर रुल जाएगी और ये स्टे को खारिज करवाती फिरेगी। तो इस तरह की चीजें आपको सर्विस में आके, अभी तो ये आप पेपर फेल हो जाता है ना, जब सर्विस में आएंगे तो आपके ऊपर बड़े डिप्रेशन होने हैं, ठीक है। तो आपने इन सब डिप्रेशन को फेस करना है और आपने एक पॉजिटिविटी शो करनी है, आपने एक होप बनना है लोगों के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपके मुआशरे के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर जो पीछे हुए हैं बेचारे, आपके इर्द गिर्द लोग। और अभी आप एस्पायरेंट हैं यार, यू कैन फील दिस पेन। अभी आप स्ट्रगलिंग फेज में है, यू कैन फील दिस पेन। अभी बड़े सारे लोग ऐसे होंगे जिनका रिटर्न पास नहीं होगा, अब वो एक ट्रॉमा से गुजर रहे होंगे। आप उनको गाइड करें, उनको पुश करें, उन्हें कहें कि यार ये देखें हमारा हो गया है, हम आपको बताते हैं, आप इसको इस पैटर्न पर तैयारी करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। जब आप कल आपको कामयाब हो जाएंगे तो आपने आपने जैसे लोगों को इस तरह के लोग सर्विस में आने के बाद ये चीजें भूल जाते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अल्लाह ताला ने आपको कामयाब करना है। आप में से बहुत ज्यादा लोग इस दफा लोकेटेड इंशाल्लाह होंगे। अगेन आई हैव सम वेरी हम्बल सबमिशन कि काइंडली ये फिर रेडी ना लगा लेना, ठीक है ना। जैसे कि जो लोग लगाते हैं, आज कुछ भी नहीं है ना तो गुजारा हो रहा है। तो जब आप लोग सर्विस में आ जाएंगे, गवर्नमेंट आपको इतने इंसेंटिव्स देती है, और अगर आप गवर्नमेंट के इतने इंसेंटिव्स लेने के बावजूद भी आप स्टूडेंट से फिर भी चार्ज कर रहे होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो कोशिश करें, ट्राई टू बी अ रे ऑफ होप। बहुत मायूसी है, बहुत नेगेटिविटी है, बहुत हमारा मुल्क पता नहीं कहाँ पर किधर जा रहा है, वी डोंट नो। लेकिन आप अपना किरदार अदा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये
सेशन भी कंटिन्यू करेंगे और हमारे इंटरेक्शंस भी रहेंगे इंशाल्लाह। और लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर ऑल ऑफ यू, और इंशाल्लाह दिस इज योर टाइम एंड इंशाल्लाह यू विल गेट इट। और जिंदगी मौत नहीं बनानी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। ये नहीं समझना कि मतलब इसके बाद जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जिंदगी खत्म नहीं होती। आपको वक्ती तौर पर लगता है कि यार मेरे साथ ये हो गया, लेकिन लेटर ऑन आपको फील होता है कि नहीं मेरे साथ था। आपके बस में जस्ट एफर्ट है, सिर्फ एफर्ट है, आप करें यार एफर्ट। बाकी यू आर नॉट डिसीजन मेकर। आपका ये फेट का डिसीजन अल्लाह ताला के पास है, ही इज द प्लानर। अपनी सारी फ्यूचर प्लानिंग अल्लाह के रजा पर छोड़ दें। जो वो आपके लिए प्लान करेगा, जो वो आपके लिए डिसाइड करेगा, दैट विल बी गुड फॉर यू, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। ठीक है, लेकिन आप अपनी जो एफर्ट है, अपनी स्ट्रगल है, आप उसको कंटिन्यू करें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे, वन कॉल अवे। So inshallah we will keep in touch, and inshallah we will keep doing such interactions again and again. ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।